हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी का स्वागत है एक और फिजिक्स की लेक्चर के अंदर। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है माय डियर लल्लाल्स, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर आग वाला इमोजी लगा के क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल माय डियर लल्लाल, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग, कैसे हैं जी? मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मैंने स्वीकार किया और आशीर्वाद भी आपके ऊपर हमेशा बना रहे। हाँ, लाइट वाइट थोड़ी ज्यादा सी हो गई है यार। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना, थोड़ी सी चमक ज्यादा कर दी इन्होंने ना, एक्स्ट्रा लाइट लगा दिया पता है, एक दो। हाँ देखो, ये देखो अभी दिखाता हूं। इसमें करंट तो नहीं है? और यार बड़ा भारी है ये तो। ए भगवान ए भगवान ए भगवान, ये देखो, ये नई नई लाइटें लग गई भाई। मैं कहा पता नहीं, जरूरत तो नहीं है इसकी, पर पता नहीं क्यों लगा दी इन्होंने, क्यों लगा दी पता नहीं। अरे भाई बड़ी भारी है यार। ओए हो, कोई नहीं, भारी है तो क्या हुआ। अब ठीक है, खुश है? ठीक ठीक। अच्छी है, अच्छी लाइट। क्या लाइट तो लाइट है, इसमें अच्छी बुरी क्या होती है? कह रहे लाइट बड़ी अच्छी है। बारिश नहीं आ रही है बेटा, डेयरी मिल्क खिला रहा हूं सर, मुंह खोलिए। आया नहीं, मजा तो नहीं आया यार। सैयारा सैयारा, हाँ रोज तुमको सैयारा के बारे में कुछ ना कुछ सुन के जाना है, पर मैं नहीं दूंगा, मैं कंटेंट नहीं दूंगा। मैं कंटेंट दूंगा अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है ना। सैयारा पर मैंने बहुत पहले कंटेंट दे दिया यार, हम टाइम से आगे चलते हैं। आजकल ये लोग फैला रखे हैं सैयारा वायरस आ गया, डोगेश भाई को भी सैयारा का वायरस काट गया, ये हो गया वो हो गया। हम बहुत पहले ही कंटेंट दे चुके हैं सैयारा पे। ठीक है ना, हम दूर हैं ऐसी फिल्मों से और ऐसे इमोशंस से, हम बहुत दूर हैं भाई, है ना। जिंदगी में दुख वैसे ही बहुत कम नहीं है लोगों के, है ना। लोग वैसे ही बहुत रोते हैं, तू पार्टी कराइयो, है ना। मैं वो सोच वाला हूं, ठीक है। बारिश नहीं हो रही है बेटा, यहां धूप खिली हुई है, पता है, बहुत तेज धूप खिली हुई है। हाँ, नहीं आ रही है यहां बारिश, नहीं है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बारिश आए। वैसे आज ना आए, क्योंकि आज मैं स्कूटी पे आया हूं यार, तेरा स्कूटी ते चल। आज मैं स्कूटी पे आया हूं, ठीक है ना। आज बारिश ना आए, नहीं तो गीला हो जाऊंगा मैं पूरा, ठीक है। और छाता भी नहीं लाया, है ना। हाँ हाँ। सैयारा का बैकलॉग हो गया। क्या है यार भाई, सैयारा के ऊपर मैंने डायलॉग पहले ही मार दिया था, तुम्हारा उसका ही बैकलॉग है यार। सर आप गुस्सा नहीं हो? हाँ हूं। तुमने ऑसिलेशन नहीं पढ़ा 11वीं का ढंग से, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हूं तुमसे। चलो ठीक है, भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत हंसी मजाक हो गया है, चलिए चालू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। और आज हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 3 लेकर के, ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो अपने आप में काफी मुश्किल चैप्टर बना हुआ है, सिरदर्दी बना हुआ है बच्चों के लिए। और ये मैं समझता हूं, ये तुम्हारे साथ नहीं था, ये मेरे साथ भी था। तो जो तुम दर्द महसूस कर रहे हो, वो दर्द मेरे अंदर भी था, और उसका मैंने इलाज भी आपको बताया। क्या कि भाई 11th आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब ऑसिलेशन का टॉपिक आपको, चैप्टर आपको क्लास 11th से थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने तो पूरी 11th पढ़ी थी, मतलब तुम मुझसे सीख सकते हो भाई, मेरा तुमसे बुरा हाल था, तुमने फिर भी कुछ 11वीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। मेरे तो 61 नंबर थे 100 में से 11th में, 61 आउट ऑफ 100 क्लास 11th में, ठीक है ना। तो भी मैं 12वीं में आया, और 12वीं में आके हिम्मत दिखाई 12वीं पढ़ने की भी, 11वीं पढ़ने की भी। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था नहीं भाई, मैं कोई बहुत बहुत जीनियस बच्चा तो नहीं था ना। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बस एक ही सॉल्यूशन, एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर, एक जिद पकड़ लो। एक जिद की स्टोरी आपको और सुनाता हूं मैं, शायद आपको उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मुझसे नहीं मिलती, क्योंकि एक ही बंदा बार बार बातें करता रहता है ना, तो बोल रहा है यार ये सुनी हुई है यार, ये दोबारा मत बोलो सर। हाँ, भाषण नहीं सर, है ना। तो मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाता हूं। कल मैं एक सर के साथ बैठा था यहाँ पे, वो सीडीएस में पढ़ाते हैं, मतलब एनडीए के बाद एक एग्जाम और होता है सीडीएस का, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देते हैं, जिससे कि आर्मी में उनकी भर्ती होती है। तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं सीडीएस के अंदर, गोपाल नाम है उनका, शायद आप उनको सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, सीडीएस वाला पर या डिफेंस वाला पर उनके लेक्चर्स भी जाते हैं। तो गोपाल सर के साथ में बैठा था और मेरी बात हो रही थी, मुझे मिलेंगे तो आपको मिलवाऊंगा अभी मैं उनसे, और थोड़ा वो भी आकर के आपको कुछ मोटिवेट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। वो लोग, उनका 10th क्लास में मैथ्स के अंदर, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं आज के टाइम पे, वो मेरे से बड़े हैं एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, और वो मैथ्स पढ़ाते हैं आज के टाइम पे सीडीएस में, यूपीएससी में उन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज कर रखा है। तो 10th क्लास में मैंने पूछा आपके बोर्ड में कितने मार्क्स थे, ऐसी ही बात चली, तो उन्होंने बोला मेरे बोर्ड में 100 में से 33 नंबर थे।
पॉइंट पे पास था। 10th क्लास में मैथ्स के अंदर बोर्ड में 33 नंबर थे, और सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है, जिसमें से आपसे आपके मतलब मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई के ही होते हैं, 90% बच्चे सीबीएसई के ही होंगे। उनके 10th क्लास में बोर्ड में 33 नंबर मार्क्स थे, ठीक है ना, मैथ्स में। अब बच्चे की हिम्मत नहीं होती 11वीं में मैथ्स लेने की, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने पीसीएम ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया अपना, और वो पता नहीं कैसे किया। दूसरी चीज, उन्होंने स्कूल चेंज किया, क्योंकि सेम स्कूल में उनको दे नहीं रहे थे। होता ही है भाई, 10th में अगर इतने खराब नंबर हैं तो 11वीं में मैथ कौन देगा? या तो बोलोगे भाई बायो ले ले, या फिर हटा कॉमर्स ले ले, कॉमर्स विदाउट मैथ्स देते हैं जब 33 नंबर आपके 10th में होते हैं। तो उन्होंने 33 नंबर में स्कूल चेंज किया, स्कूल चेंज करके यूपी बोर्ड में चले गए, यूपी से है वो, तो यूपी बोर्ड में चले गए। यूपी बोर्ड में गए तो एक नए स्कूल में गए, नया पूरा माहौल, सब कुछ नया, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड की मैथ्स उस टाइम की, आज के टाइम में कुछ मैथ्स नहीं है भाई यूपी बोर्ड की, उस टाइम जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, यूपी बोर्ड की मैथ बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। 5 किताबें थी, एक एनसीईआरटी को लेके बच्चे रोते हैं सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड का बच्चा 5 किताबें, 6 किताबें थी टोटल, 6 किताबें, एक कैलकुलस की पूरी किताब, एक ट्रिग्नोमेट्री की पूरी किताब, एक ज्योमेट्री की पूरी किताब। आप समझ रहे हो, इतनी मोटी मोटी 5-6 किताबें थी उनकी यूपी बोर्ड की। तो उन्होंने यूपी बोर्ड की मैथ पढ़ी, और वो भी हिंदी मीडियम। कहां सीबीएसई में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे 10th क्लास में, तो उनका इतना बुरा हाल था कि 100 में से 33 नंबर आए, और 11th क्लास में आए तो उन्होंने हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से मैथ्स पढ़ी। तो 11th में मैथ्स रगड़ के पढ़ी, 12th में मैथ्स रगड़ के पढ़ी, और 12th में उनके मार्क्स आए 91 आउट ऑफ 100, और ये बहुत टफ होता था। यूपी बोर्ड के अंदर अगर कोई 91 मार्क्स ला रहा है उस समय पर, आज से लगभग 15 साल पहले उन्होंने 12वीं करी होगी अपनी, या 18 साल पहले 12वीं करी होगी, तो उन्होंने 91 स्कोर किया। इट इज इक्वल टू 100 नंबर, इक्वल टू 100 मार्क्स ऑफ सीबीएसई, क्योंकि 90 से अबव जाना, मतलब 80 से अबव जाना बहुत मुश्किल था यूपी बोर्ड के अंदर। यूपी बोर्ड के अंदर मार्क्स आते थे 70s में, तो माना जाता था बहुत अच्छा बच्चा है जी, 70% ले आया बहुत बढ़िया, 80% ले आया, अरे यार जीनियस बच्चा है। 91 मार्क्स थे उनके 100 में से यूपी बोर्ड के अंदर, और मैथ्स वो भी हिंदी मीडियम। कहां वो बच्चा इंग्लिश मीडियम तक पढ़ता रहा है सीबीएसई में, और यूपी बोर्ड में स्विच हुआ जहां पर सिलेबस 6-7 गुना बढ़ जाता है मैथ्स का खासकर, और फिर उसको हिंदी मीडियम पढ़ना पड़ा, और वो 2 साल पढ़ा है। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये तो चमत्कार है, ये किया कैसे आपने? मेरी आंखें फट गई सुन करके भाई, ऐसी स्टोरियां सुन करके यार हमारी फट जाती है सच में भाई, मेरी फट गई लिटरली सुन करके। मैंने कहा सर आपने किया कैसे बताओ? उन्होंने पता एक बात बोली, कह रहे सर बस पागलपन था, बस जिद थी। और ये बात सुन करके ना मुझे मेरी याद आ गई कि मैंने 12वीं में किस तरीके से, 12वीं तो पढ़ी थी, 11वीं पढ़ी थी, क्यों? पागलपन था, बस जिद थी, बस कि जो गलतियां हो गई हैं वो दोबारा नहीं देखनी, जो गलतियों से हमें रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट मैं दोबारा नहीं देख सकता। वो 61 नंबर 100 में से जो मेरे फिजिक्स में 11th में आए थे ना, वो मैं दोबारा जिंदगी में नहीं देख सकता कभी भी। इसके लिए मैंने मेहनत करी थी, और उन्होंने भी, उनकी भी सेम सिमिलर सी स्टोरी यही थी कि वो कह रहे कि 100 में से 33 नंबर, ये रिजल्ट मैं दोबारा नहीं देख सकता अपना। तो इसको इन्होंने व्हाइट वॉश किया, समझ रहे हो ना, ये व्हाइट वॉश, ये पाप धोना ही तो हो गया। ये 100 में से 33 नंबर थे, वो पाप धुल गए ना। यूपी बोर्ड में 12th में 100 में से 91 नंबर लेकर के आना, मतलब 100 में से 100 नंबर लेके आना सीबीएसई के हिसाब से, ठीक है। और फिर आज तक वो मैथ्स को अपना सब्जेक्ट बनाए हुए हैं, पिछले 18 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो, और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। यूपीएससी का बच्चा किस लेवल की मैथ्स पढ़ता है आप सोच भी नहीं सकते। बीएससी लेवल की मैथ्स आती है, कॉलेज के लेवल की मैथ्स, सीडीएस के अंदर वो पढ़ा रहे हैं, और वो एसएससी वगैरह ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं उसके अंदर। तो सोचो यार, मतलब कि उसने अपनी जिंदगी बना लिया उस जिद को। वो जिद केवल ये थी कि 100 में से 33 नंबर कैसे आ गए मेरे, ये शक्ल मुझे अपनी दोबारा नहीं देखनी, ये रोता हुआ चेहरा, जो शक्ल जो दिख रही है मुझे शीशे में, ये मुझे दोबारा नहीं देखनी अपनी कभी भी। तो ऐसी जिद बनाओ भाई पढ़ाई करने की, ऐसी जिद, ऐसा पागलपन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई जो गलतियां मुझसे 11वीं में हो गई ना, वो गलतियों को लेकर रोऊंगा नहीं मैं, उन गलतियों को लेकर के दोबारा रोना नहीं है, उन गलतियों से सीखना है और कमबैक करना है। बस एक जिद पाल लो अपने अंदर भाई। और ऐसे ऐसे चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत टुच्चे लगने लगेंगे ऐसे चैप्टर जो आपको भी डरा रहे हैं ना, जिनका अभी तक आपने न्यूमेरिकल करके नहीं देखा होगा, अभी तो सिर्फ थ्योरम्स देख रहे हो, अभी तो सिर्फ डेरिवेशंस देख रहे हो, उसी में हवा टाइट है, उसी में हाजमोला रखी है, सवाल तो अभी तक देखे ही नहीं इस चैप्टर के आपने। तो ऐसे सवाल और ऐसे चैप्टर आपको हलवा लगने लगेंगे भाई। एक जिद पकड़ लो बस, और आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है, बस आपको चलना है उस पर भाई। हमें तो कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था, खुद ही से सोचा था कि यार नहीं 11वीं भी करूंगा। सर मुझे बोल रहे थे, कह रहे भाई पॉसिबल है तेरे लिए करना, मैं कहा मैं करूंगा सर, और किया, जितनी हो सकती थी उतनी करी। फिजिक्स तो पूरी करी, मैथ्स बिल्कुल नहीं करी 11th की, और केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी करी, मतलब शुरू का छूट गया, बाकी फिर उसके बाद सारा कुछ करा मैंने 11th में।
और उसी के बेसिस पर ही मैं 12th के बाद बिना ड्रॉप लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन हो पाया मेरा, नहीं तो मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ता। तो ठीक है यार, हम अपनी स्टोरीज से आपको सिर्फ सिखाई सकते हैं, समझाई सकते हैं, मोटिवेट ही कर सकते हैं। फॉलो करना ना करना ये आपके हाथ में होता है। एक टीचर का रोल आपकी जीवन में ना मात्र 15% होता है, मेरा ये मानना है। आप लोग भगवान मान लेते हो टीचर को, आप मान लेते हो भाई देवता है, तो देव मानुष देव स्वरूप भगवान के तुल्य है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टीचर का काम आपके जीवन में मात्र 15% है, या 20% होगा हद से हद। 80% आपका जीवन आपके ही हाथ में होता है। ठीक है, अपन रास्ता दिखा पाते हैं, अपन दरवाजा दिखा पाते हैं, दरवाजे को खोलने का तरीका बता पाते हैं, चाबी उठा करके खोलना तुम्हें ही है। बस ये बात ध्यान रखना, चाबी उठा के खोलना आपने खुद ही है। चाबी बता देंगे कहां है, ताला बता देंगे कहां है, खोलना भी बता देंगे कैसे खोलना है, पर वो करना आप ही को है। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज है सीरीज एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस। बड़े बड़े टॉपिक है दोनों, और इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म होने की तरफ चला जाता है। फिर एक ट्रांसफॉर्मर टॉपिक बचता है, वो छोटा सा ही है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है ना? तो आज सीरीज एलसीआर सर्किट करना है। लेकिन जैसा कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं कि भाई डेरिवेशंस बहुत सारी हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले लेक्चर में भी देखा तो भर भर के डेरिवेशन थी, आई एवरेज की डेफिनेशन और डेरिवेशन, फिर आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए, है ना, फिर आई आरएमएस की डेरिवेशन करी, है ना, फिर उसके बाद हम लोग इस पर आ गए कि भाई एसी करंट को हमने रेजिस्टर पर जोड़ रखा है, एसी को हमने कैपेसिटर पर जोड़ रखा है, एसी को हमने इंडक्टर पर जोड़ रखा है, और क्या क्या कहानी बन रही है। तो मैं आपको फटाफट से 5 मिनट रिवीजन देता हूं जो हमने कल पढ़ा है, ठीक है ना, ताकि आपको सब चीजें थॉरो हो जाए। तो प्लीज अपने नोट्स खोल लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन का फायदा सिर्फ देख के नहीं होता, रिवीजन का फायदा सिर्फ देखने से नहीं होता, आपको रिलेट भी करना, आपको रिकॉल भी करना है जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है ना। मैं फटाफट से आपको रिवीजन देता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। आओ फटाफट से जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने रेजिस्टर पर जोड़ा था, है ना, याद होगा आपको, है ना, रेजिस्टर पर जोड़ा था किसको? एसी सर्किट को। एसी सर्किट को हमने रेजिस्टर पर जोड़ा था, ठीक है ना। उसमें हमने बताया था कि भाई जो V है वो V0 sin ओमेगा t है, और जो करंट निकल करके आया था वो भी V0 बाय R आया था, है ना, याद करो, V0 बाय R आया था, जिसको हमने I0 लिख दिया था। इसी को हमने I0, V0 बाय R कोई हमने क्या लिख दिया था? I0 लिख दिया था। मैं सब कुछ डिराइव नहीं कर रहा, बस आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि क्या थी। तो ये आपका V था और ये आपका I था, है ना, और देखने में लग रहा है कि दोनों ही सेम फेज में है, दोनों ही सेम फेज में है। तो इसलिए इनका जो ग्राफ बना था वो कुछ इस प्रकार बना था कि भाई अगर ये V का ग्राफ है साइनोसॉइडल, तो ये वाला I का ग्राफ है। एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, एक साथ शून्य होते हैं, एक साथ नेगेटिव पीक मारेंगे, एक साथ पॉजिटिव पीक मारेंगे, एक साथ शून्य होंगे। तो इस तरीके से आपने वोल्टेज का ग्राफ, ये हो गया पीक, ये हो गया पीक वोल्टेज, ये हो गया पीक करंट, है ना, V0 I0 का ग्राफ इस तरीके से आपने बनाया था। ये 0 टाइम था, ये T/4 था, ये T/2 था, ये 3T/4 था, और ये कंप्लीट T था, है ना। ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। इसके अलावा फेजर भी बनाया था हमने, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या था कि भाई मान लो V कुछ ओमेगा T ऊपर मिल रहा है ना, ये V0 है, ये वोल्टेज है जो कुछ ओमेगा T ऊपर मिल रही है। सिमिलरली आपको करंट भी यहीं पर मिलेगा, करंट भी यहीं पर मिलेगा, यानी दोनों होंगे सेम फेज में। I एंड V में से कोई लीड नहीं करता, कोई लैग नहीं करता, सेम रहते हैं, ठीक है ना, सेम रहते हैं। और यहां पर V बाय R की जगह क्या लिखा जाता है? I0 लिखा जाता है। तो कोई आपसे I0 पूछे क्या है, तो आप बोलोगे V0 बाय R, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये काम भी आएगा आगे जाकर के, ये आगे जाके काम भी आएगा, ठीक है ना। बाकी कोई लीड लैग नहीं है, सेम फेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सेम फेज बोला जाएगा, सेम फेज बोला जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने एसी सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था, आपको ध्यान होगा, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है ना, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था। इसमें V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t था, ठीक है ना। और जब करंट देखा था हमने, है ना, करंट देखा था, तो आपको ध्यान होगा इस V0 की जगह पर क्या था? ओमेगा C V0, बिल्कुल सही है, ओमेगा C V0 sin ओमेगा t, है ना। और इस पूरे को हमने क्या बोल दिया था? ये पूरे को हमने I0 बोल दिया था, यही था ना, यही था ना भाई, है ना। तो यहां से I0 अगर मैं निकाल लूं, है ना, तो वो है ओमेगा C V0, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो, है ना। एक बार मैं भी कंफर्म कर लेता हूं यही था कि नहीं, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, क्योंकि डिराइव करके आता ना भाई, ठीक है ना, तो गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओमेगा C V0 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि भाई जो करंट होता है वो यहां पर π/2 आगे रहता है। तो इस तरीके से फाइनली निकल करके आया था ये, ऐसा ओमेगा T प्लस π/2,
ऐसा ऐसा, है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इस तरीके से ये पूरा था, ठीक है ना। तो ओमेगा सी वी नॉट को हमने आई नॉट पुट कर दिया था, ये आपको ध्यान होगा, पन्ने पलटते मतलब अपने पन्ने पर ही रहना आप लोग, ठीक है ना। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं कि, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं कि क्या बात थी। तो ये करंट था आपका, है ना, ये करंट था आपका, और ये क्या थी, वोल्टेज थी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस में क्या कर रहा है, करंट भाई लीड कर रहा है ना, आई इज लीडिंग, है ना, आई लीड्स, लिख देता हूं, आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जाता है ना, कि भाई करंट यहां पर क्या कर रहा है, भाई लीड कर रहा है, करंट यहां पर थोड़ा सा आगे चल रहा है ना, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, बट बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, फटाफट से देखो, फटाफट से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये V का ग्राफ है ऐसा, है ना, ये V का ग्राफ है, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का ग्राफ उससे ऊपर उठ के चलेगा, मतलब यहां से चालू करोगे आप इसको। ये मैंने कल आपको जुगाड़ बताया था, कल RDX दिया था मैंने आपको कि भाई यहीं से पता चल जाएगा कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है ना। तो करंट यहां से उठेगा ऊपर से, इधर से आएगा ऐसे, और फिर ऐसे जाके यहां बंद होगा इधर, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा भाई ये करंट है यानी आई नॉट है, और ये वाला क्या है, ये वी नॉट है, ठीक है। फेजर बना ले फटाफट, फेजर बना ले जल्दी से। तो इधर क्या है भाई, इधर अगर ओमेगा टी पे अगर वी नॉट है, तो ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे यानी 90 डिग्री आगे यहां पर आपको मिलता है करंट, इधर आपको मिलेगा करंट, यहां मिलेगा आपको आई नॉट, है ना। इससे 90 डिग्री आगे, इससे पाई बाय 2 आगे मिलेगा इस तरफ को, है ना, ओमेगा टी से ऊपर और फिर पाई बाय 2 और ऊपर आपको मिलता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने क्या किया था, इंडक्टर से भी जोड़ा था, इंडक्टर से भी जोड़ा था, है ना, याद करो, इंडक्टर से भी जोड़ा था। ये L और ये V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इससे जब करंट लिखा जाता है I इज इक्वल टू आई नॉट, है ना, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये इस बार लैग करेगा, है ना, इस बार वोल्टेज लीड करेगी। देखा जाए तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, है ना। तो ये आई नॉट लिखा कैसे जाता है, इस वी नॉट के साथ और क्या आ जाता है, तो याद करो इक्वेशन, पन्ने पे रहना, याद करो इक्वेशन, ये होता है वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, है ना। तो इस पूरे को ही चेंज करते हैं हम लोग, वी नॉट बाय ओमेगा एल को ही आई नॉट लिखते हैं, है ना। तो आई नॉट हो जाता है वी नॉट बाय ओमेगा एल, इस तरीके से इसको डब्बा बंद भी कर रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि इसको यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। इतना सब ओके, इतनी सब बात ओके कि वोल्टेज यहां पे लीड कर रही है, करंट यहां पे लैग कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक बार ग्राफ भी देख लो इसका जल्दी से। तो वोल्टेज करंट यहां रखते हैं, टाइम यहां रखते हैं, वोल्टेज का ग्राफ तो फिर से ऐसा ही बना साइनोसॉइडल, और करंट का ग्राफ इस बार आपने लैग करता हुआ बनाना, यानी नीचे से बनाना, यहां से बनाओगे ऐसे, देखो ये, बस ये करंट का ग्राफ बना, ये पकड़ी करंट ने पीक आई नॉट, ये पकड़ी वोल्टेज ने पीक वी नॉट। फेजर देख लो फटाफट से, फेजर देख लो इसका फटाफट से, फेजर क्या था भाई, ये वी नॉट है, ये वी नॉट है जो कि ओमेगा टी आगे है, और ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी इससे पाई बाय 2 नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ को आई नॉट होगा, यानी यहां से यहां आ जाओ ऐसे, ठीक है ना। तो ओमेगा टी ऊपर हो गया, वहां से 90 डिग्री नीचे आ गया आई नॉट, ठीक है। अच्छा, एक बात और रह गई है, रेजिस्टर वाले केस में ही पावर निकलती है, बाकी दोनों केस में पावर निकलती नहीं है। रेजिस्टर वाले केस में ही पावर निकलती है। पावर एवरेज क्या होती है भाई, Vrms इंटू IRms, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, Vrms इंटू IRms, ये आपकी पावर निकल के आती है। जबकि यहां पर पावर होती नहीं है, कोई भी एवरेज पावर नहीं आती, जीरो। ऐसे यहां पर भी कोई भी एवरेज पावर नहीं आती, जीरो, है ना बेटा। ये सब कुछ अगर याद आ गया है आपको, तो एक बार फायर वाला इमोजी फटाफट से लगा दो। ये सब बातें आपको याद आ गई हैं, तो एक बार फायर वाला इमोजी फटाफट से लगा दो, जल्दी से, है ना। 5 मिनट के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। 5-7 मिनट लगे हैं सारी चीजें बताने में, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या आई होगी, ठीक है। कुछ चीजें याद आ गई हैं, बढ़िया। पन्ना अपने पास रखना, ठीक है ना, मतलब आपके पेजेस आपके साथ होने चाहिए, ठीक है। साइड हो रहा हूं, देख लो आराम से, देख लो, ठीक है। फेजर भी, ग्राफ भी, है ना, और इक्वेशंस भी, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, बढ़िया, ठीक है। बस बहुत है। अपने हाथ से लिख के करना भाई, ठीक है। अपने हाथ से लिख के करोगे सुखी रहोगे, सच बता रहा हूं। अगर सुखी रहना है तो अपने हाथ से लिख के काम करना, और उसमें मेहनत लगती है भाई,
तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि अपने हाथ से लिख करके तैयारी करो। और मेरी बात सुनो, अगर आप पहली बार लिखते हो आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार लिखो। कुछ कुछ चीजें आप देखोगे पहली बार से ज्यादा क्लियर होने लगेंगी। और सोच सोच के लिखोगे भाई ये लाइन ये क्यों आई है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे रोते हैं कि डीपीपी के सवाल नहीं बन रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि अगर आपके 10 सवाल दिए मैंने मान लो डीपीपी में, और 10 के 10 सवाल नहीं बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, मैं बता रहा हूं। फिजिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है भाई, मैथ्स भी ऐसा ही सब्जेक्ट है। मैथ्स में भी जो बच्चे पीसीएम वाले होंगे वो समझते होंगे मैथ्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आसान क्वेश्चन डाल रखे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अच्छे लेवल के सवाल होंगे ना, नहीं बनेंगे आपसे भाई। आप जेई लेवल के सवाल देखो, क्योंकि जेई वाले तो मैथ वाला तो जेई वाला सवाल देखता ही है, तो एक जेई लेवल के आप सवाल देखो, नहीं हिलते वो सवाल भाई, पहली बार में नहीं हिलते। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि भाई जो 10 सवाल मुझसे नहीं बने हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे वो मैथ्स के हो, 10 सवाल जो मुझसे नहीं बने वो क्यों नहीं बने? क्या मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है? क्या मुझे फॉर्मूला ही लगाना नहीं आया? क्या मुझे अप्रोच ही नहीं आई? क्या मुझे गिवन ही देखना नहीं आया? प्रॉब्लम क्या है सवाल के साथ, यह आपको पता होना चाहिए, यह नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब यह दिक्कत आपको पता होगी ना, तो दिक्कत तभी रेक्टिफाई होती है जब ब्रेन को पता होता है कि मैंने गड़बड़ कहां करी है। इसलिए गड़बड़ पता करो, इग्नोरेंट मत बनो। इग्नोरेंट बनने का मतलब होता है हां देख लेंगे चल इसको बाद में, हाँ या नहीं हो रहा चलो देखी जाएगी, यह नहीं करना है आपको। यह लापरवाही है, और ये लापरवाही का नतीजा है। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा? हाँ, तो लापरवाही का नतीजा है भाई जो आपके मार्क्स नहीं आ रहे या डीपीपी नहीं बन रही, आपको रोना आ रहा है। 10 के 10 सवाल नहीं बन रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सवाल क्यों नहीं बन रहे हैं, कहां पे किस सवाल में क्या गड़बड़ है। और उसके लिए जरूरी है कि आप सवाल को देख के डरो नहीं, सवाल को अटेम्प्ट करो, लड़ो सवाल के साथ, सवाल को उठा के डाल दो चैट जीपीटी में, बताओ भाई मेरे को इसका सोल्यूशन क्या है। ये करो ना यार, इंटरनेट है आपके पास यार, वो सस्ता है, बिजली भी सस्ती, इंटरनेट भी सस्ता, सब कुछ सस्ता है भाई, तो ये कर सकते हो आप। लेकिन आपको बस रीलों से फुर्सत नहीं है, सैयारा के रोस्ट सुनने, आपको रोस्ट किसने मारा, सैयारा को कौन रोस्ट मार रहा, चलो रोस्ट वीडियो देखते हैं इसकी। अरे भाई ठीक है, अपने सुख के लिए आधा घंटा चला लो सोशल मीडिया भी, लेकिन जो चीज आपको लॉन्ग टर्म सुख देगी ना, उसके चक्कर में आप लोग शॉर्ट टर्म उसको भूल करके आप लोग शॉर्ट टर्म सुख उठाते हो, और आपको लॉन्ग टर्म में दुख मिलता है। इसलिए हमेशा शॉर्ट टर्म दुख ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म सुख के लिए। मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत रहस्यमय बात है, बहुत गहरी बात है। अगर आप शॉर्ट टर्म सुख ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म दुख मिलेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म सुख की चाहत कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म दुख उठाने पड़ेंगे। ये शॉर्ट टर्म दुख ही है कि सवाल नहीं बन रहा यार, तकलीफ हो रही है यार, चलो देख लेता हूं कि सोल्यूशन क्या है, बस इतना सही तो दुख है। एक बार सोल्यूशन दिख जाएगा तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा कि ये कैसे 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 किया गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो लॉन्ग टर्म सुख के लिए शॉर्ट टर्म दुख उठाना सीखो, शॉर्ट टर्म तकलीफें देखना सीखो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सुखों के लिए पीछे भागते रहे कि भाई शॉर्ट टर्म सुख चाहिए, शॉर्ट टर्म सुख चाहिए, एक रील से सुख मिल जाएगा अपने को, ये गेम खेल लूंगा तो बस बहुत है, काफी है, आधे घंटा गेम खेल लिया, और उसके लिए फिर आपको लॉन्ग टर्म दुख उठाना पड़ेगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना? तो सोच के चलो कि आपके गोल्स क्या है जिंदगी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, ये आपको पढ़ना है। रिएक्टेंस, देखो रिएक्टेंस दो प्रकार की होती है, रिएक्टेंस दो प्रकार की होती है, बाकी है वेरिएंस विद फ्रीक्वेंसी, बाद में बात करेंगे इसकी क्या है ना? अभी मोटी बात करते हैं, पहले रिएक्टेंस क्या होता है। देखो रिएक्टेंस एक टाइप की रेजिस्टेंस ही होती है, रिएक्टेंस एक टाइप की रेजिस्टेंस ही होती है, पर ये कौन ऑफर करता है? ये एसी सर्किट में या तो कैपेसिटर ऑफर करेगा या फिर इंडक्टर ऑफर करेगा। तो दो टाइप की होती है, सुन लो। जो इंडक्टर की होती है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है? नए नए शब्द है तो पालने सीखने हैं आपको, नए शब्दों को पालना सीखना, पाला पोसा बड़ा किया तब फल देगा वो आपको। जो नए नए शब्द होते हैं उसको पालना सीखो। पालना सीखने का मतलब बार बार बोल के देखो, बार बार यूज करके देखो, बार बार उसको लपेटो, आपकी आंखों के आगे से बार बार निकलना चाहिए वो, समझ रहे हो ना? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक नया शब्द आया है आज आपके जीवन में, तो इसको पालना पोसना बड़ा करना, ठीक है? ऐसे ही दूसरा शब्द है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, या ऐसे लिखता हूं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, एन इंडक्टर कनेक्टेड टू एन एसी सर्किट, ऐसा ही एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है? एक ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में जो ऑपोजिशन ऑफर करता है कौन? इंडक्टर, यानी एक तरीके की रेजिस्टेंस ही तो हो गई ना। अरे ऑपोजिशन ऑफर करने का क्या मतलब हो गया? रेजिस्टेंस देना। सिमिलरली कैपेसिटर जो देगा,
ठीक है ना। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, ये भी वही है, ये भी वही है। ऑपोजिशन यानी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, ठीक है, अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, एन एसी सोर्स, समझ गए। तो एक एसी सोर्स से कनेक्टेड अगर कोई कैपेसिटर है, वो कुछ अगर तकलीफें दे रहा है करंट के बहने में, तो उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे ही अगर इंडक्टर कोई कनेक्टेड है, यानी कोई, समझ गए ना, सोलेनॉइड कोई कनेक्टेड है, तो फिर उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं एक बार वो भी देखो। इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्सएल से। एक्स के पैर में एल आएगा, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंस अगर होती है तो उसको एक्स से डिनोट किया जाता है बेटा, कैपिटल एक्स, और उसके पैर में क्या आएगा, एल आएगा। ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है एक्ससी से, एक्ससी, पैर में आएगा सी, समझ गए ना। तो एक्स आ गया रिएक्टेंस के लिए और सी आ गया। अरे यार इंडसेंड भाई रुक जा, भाई रुक जा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ा लेने दे, पढ़ा लेने दे, तंग मत कर, ब्लॉक कर दूंगा तुझे, ठीक ठीक। तो एक्सएल से डिनोट होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी से डिनोट होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक बात बताऊं, यूनिट ओम ही है, इसी से समझ में आता है ये रेजिस्टेंस के ही नए नाम है। इनकी यूनिट ओम ही होती है भाई, इनकी यूनिट ओम ही है, ओम, ओम, यूनिट ओम ही है जी। तो एक तरीके की रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे एक बात बताओ फटाफट से, मुझे एक बात बताओ फटाफट से। आपने पहले इंडक्टर की बात कर ले, आपने करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, वी नॉट बाय ओमेगा एल, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल। इसको यूज करेंगे, आजा देख, आजा देख, क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू क्या था, वी नॉट बाय ओमेगा एल, यही था, यही था। और इसके लिए क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए मैं कैपेसिटर का यूज करूंगा। यहां करंट का फॉर्मूला क्या, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट। अब ध्यान से देखियो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखियो मैं क्या करने वाला हूं। ओमेगा एल को लेके जाऊंगा आई नॉट के साथ, यह बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल। बेटा क्या ये V इज इक्वल टू आई आर नहीं है क्या, बताओ। V से V कंपेयर, I से I कंपेयर, यही तो है रेजिस्टेंस ओमेगा एल। हां यही है, यही है, यही है इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। ओमेगा एल को ही कहते हैं क्या, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल। यानी एक्सएल का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ओमेगा एल बन गया। क्या बन गया, ओमेगा एल, ओमेगा एल। समझ में आया, समझ में आया। एक्सएल ही बेटा ओमेगा एल है। V इज इक्वल टू आई आर से कंपेयर कर सकते हो आप, इसको लिख देता हूं आपके लिए। V इज इक्वल टू आई आर से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। इसको भी ऐसा ही बनाओ, बनाओ बनाओ, इसको भी ऐसे ही बनाओ। ये देखो V यहां है तो ओमेगा सी को नीचे ले जाता हूं, ये बन जाएगा V नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी और आई नॉट। यही है, यही है, 1 बाय ओमेगा सी है। तो V नॉट को लिख सकता हूं आई नॉट इंटू एक्ससी, आई नॉट इंटू एक्ससी, और एक्ससी ही है 1 बाय ओमेगा सी। यानी एक्ससी को ही आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी, 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी। तो ये है भाई फॉर्मूला, ये है भाई फॉर्मूला कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओमेगा एल, और इसका क्या है 1 बाय ओमेगा सी। समझ गए, समझ गए, फील के साथ समझ गए पूरी बात, है ना। देखो V इज इक्वल टू आई आर ही है बेटा, ये यानी रेजिस्टेंस ही है ना। तो ये यही है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी ही, 1 बाय ओमेगा सी ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, यूनिट भी लिख दी है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, डिनोशन भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया है जो जो आपको जरूरी है। और कहां से आया है ये भी मैंने बता दिया आपको, कहां से आया है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो और बात करते हैं कि भाई ये जो एक्सएल होता है, एक्सएल ये होता है ओमेगा एल, और सर ये जो एक्सी होता है, एक्सी ये होता है 1 बाय ओमेगा सी, है ना, 1 बाय ओमेगा सी। और आपको पता है कि ओमेगा को लिखा जाता है 2 पाई बाय टी। देखते जाना, देखते जाना, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। हां टी चला गया ऊपर, तो ओमेगा क्या बन गया 2 पाई न्यू, है ना,
टी चला गया ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, सही है। तो ओमेगा की जगह पर मेरे बच्चे, ओमेगा की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूं, 2 पाई न्यू एल, हां। ऐसे ही एक्सी की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूं, 1/2 पाई न्यू सी, हां बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ऐसे भी लिखा जाता है इस फॉर्मूले को, यानी एक्सएल को और एक्सी को ऐसे भी लिखा जाता है। फील ले लो इस बात की, फील ले लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, कौन कौन कांस्टेंट है? सर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट ही होता है। यहां पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट ही होती है। तो बेसिकली एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के, हां की ना, हां की ना। और सिमिलरली ओमेगा के भी है ही है, जो फ्रीक्वेंसी के होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी होएगा ही होएगा, होएगा ना भाई, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क है क्या दोनों में? नहीं, कोई फर्क नहीं है, बस वहां पे ओमेगा से कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर न्यू से कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अगर बाकी सब कांस्टेंट है तो क्या एक्सएल प्रोपोर्शनल नहीं है न्यू के, है ना? या फिर ऐसा बोले कि एक्सएल प्रोपोर्शनल नहीं है ओमेगा के, हां कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अब सुनो, अब सुनो, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, किसका? फ्रीक्वेंसी का, यानी न्यू का, ठीक है, एक्स के साथ यानी रिएक्टेंस के साथ। ओके, न्यू का ग्राफ किसके साथ? रिएक्टेंस के साथ। एक बात बताओ, एक्सएल का ओमेगा के साथ कैसा रिश्ता है, या एक्सएल का न्यू के साथ कैसा रिश्ता है? सर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वाह भाई वाह। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा ऐसे। मैं दोनों ग्राफ आपको अलग अलग बना के दिखाता हूं पहले, ठीक है, ठीक है। यह है किसका? एक्सएल का, यह है किसका? एक्सी का। एक्सएल का ग्राफ बनेगा ऐसा, गलत तो नहीं कह रहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा ना भाई? बिल्कुल सही बात है सर, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। एक्सी और न्यू का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एकदम बढ़िया, सही है सर। अच्छा, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, दिखाता हूं, देख दिखाता हूं, देख कंबाइंड ग्राफ, देख कंबाइंड ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ, ठीक है। एक्स का न्यू के साथ एक ग्राफ ऐसा बना, दूसरा ग्राफ ऐसा बना, और आप समझते हो किसका कौन सा है? ये वाला एक्सएल की बात कर रहा है, ये वाला एक्सी की बात कर रहा है। और बेटा एक और होगा जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, एक और है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। पता वो कौन है? वो आर है, वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कहीं पर भी है ना, ये आर है भाई, आर 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 रेजिस्टेंस, क्योंकि सब लोग आपस में एक ही, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही नानी के नाती हैं सारे के सारे, मतलब मौसेरे भाई हैं। कौन 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 कौन? एक्सएल, एक्सी और आर। ओम ओम ओम, इसकी रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है ओम होती है, इसकी भी ओम है, इसकी भी ओम है, समझ गए ना? ये सारे आपस में भाईचारा है, फुल भाईचारा। तो एक ग्राफ में अगर ये आएंगे तो आप ये समझ लो कि ये कांस्टेंट चल रहा है, ओमेगा के साथ वेरी नहीं करता, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करता, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। जो ग्राफ सीधा चल रहा है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। या फिर ऐसा लिखो, डज नॉट वेरी विद न्यू, है ना। तो रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती, वो उतनी रहेगी, ठीक है ना। आप ये भी देख लो, आप ये भी देख लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आर, आई और वी नॉट ही है बस, उसके अलावा कोई डिपेंडेंसी यहां पर है नहीं। तो आर तो आर ही रहेगा, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, कैपेसिटेंस ऐसा नहीं है। ओमेगा भी आया हुआ है, ओमेगा पे डिपेंडेंसी है। ऐसे यहां पर देखो, यहां भी ओमेगा आया हुआ है, ओमेगा पे डिपेंडेंसी है। तो यस यस, इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है ओमेगा से, इसलिए इस ग्राफ में तो यह सीधा ही है, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लिंक नहीं है इसका, है ना। डज नॉट वेरी विद न्यू, तो इसलिए सीधा चलेगा, बाकी ऐसे और ऐसे चलेंगे। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन, समझ में आई बात? ठीक है। एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, जहां पर भी ये दोनों कंबाइन करते हैं बेटा, कौन कौन? ओमेगा एल और ओमेगा सी। इस पॉइंट का एक महत्व है आपके जीवन में, आगे जाके थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जहां पर भी ये दोनों कंबाइन करते हैं ना, वो वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, जहां पर भी ये लोग कंबाइन करते हैं ना, मतलब जहां पर भी ये दोनों सेम वैल्यू दिखाते हैं, ये सेम वैल्यू दिखाएंगे ना इस पॉइंट पर, जहां दोनों
इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे सेम वैल्यू आएगी। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का टॉपिक यहीं से चालू होगा। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अभी के लिए बस नोट कर लेना, बाकी बातें बाद में करूंगा, अब रेजोनेंस बाद में पढ़ेंगे लेकिन हम, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको इसको नोट जरूर कर लेना कि ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली है ना, फ्रीक्वेंसी के जहां पर वैल्यू आएगी वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। बस अभी इतना नोट करना, न्यू नॉट कहते हैं इसको, इसको न्यू नॉट कहते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखो, AIPMT 2001, मशहूर सवाल। ऐसे सवाल बड़े कॉमन है बोर्ड में भी, बोर्ड में बहुत कॉमन है, ऐसा मतलब नीट का ही है, बोर्ड में बहुत कॉमन है सवाल। रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज X। कह रहा है कि भाई जो XC है वो X ही है, ओके। ऐसा बोल रहा है तो बोल रहा है कि भाई रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज X इफ बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस बी डबल्ड। कह रहा है फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी और कैपेसिटेंस भी डबल कर दी, तो नई रिएक्टेंस क्या होगी? मुझे बता, रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? 1/ωc, यस और नो, यही था क्या? नहीं, चेक कर, चेक कर, चेक कर भाई, चेक कर। 1/ωc था क्या? नहीं, हां सर, XC तो 1/ωc है, ठीक है। अगर ये 1/ωc है तो ये बता कि ओमेगा की जगह लिख सकता हूं 2π/c, बिल्कुल लिख सकता हूं। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दो और कैपेसिटेंस को भी डबल कर दो, दोनों को डबल डबल कर दिया। अरे डबल डबल कर दिया, अगर डबल डबल कर दिया यानी 2ν कर दिया, 2c कर दिया, तो ये तो 1/4 हो जाएगी। तो सही बात है, सही बात है। बाकी वैसे का वैसा रह गया, 1/2π/c, ये सब वैसे का वैसा रह गया, है ना। तो जो नई वाली कैपेसिटेंस आएगी, है ना, वो जो भी है वो x की डिवाइड बाय 4 होगी, है ना, क्योंकि 4 का फैक्टर नीचे आ गया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल, 2 दूनी 4 नीचे आ गया, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 4, x डिवाइड बाय 4, x/4 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस के भी चेंज होने से फर्क पड़ेगा। डबल हुई है अगर तो 2 दूनी 4 का फर्क आएगा, वो भी डिवाइड में, क्योंकि इनवर्सली रिश्ता है, इनवर्सली रिश्ता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड में उतना पूछा गया नहीं है, कभी उतना पूछा कभी गया नहीं है। लेकिन आप फिर भी सुनिए, क्योंकि आप सीयूईटी देंगे तो सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको सुनो, ठीक है। देखो, एक होता है हाई पास फिल्टर, एक होता है लो पास फिल्टर। ये क्या होता है सर? हाई पास, लो पास फिल्टर, कौन से फिल्टर लगे हुए हैं? तो सुनना। देखो, मान लो कि आपने एक इंडक्टर, पहले कैपेसिटर करते हैं, चलो। मान लो कि आपने कैपेसिटर जोड़ रखा है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ, ठीक है, एसी सोर्स के साथ। सिमिलरली आपने एक इंडक्टर भी जोड़ रखा है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपने क्या किया? आपने इस केस में ना ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा दिया। क्या किया है? इसकी एसी की फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ा दिया। मतलब आपने ये किया, सुनो, आपने ये किया, अगर मैं एसी की बात करूं, सिंपली एसी की बात करूं, तो आपने इमेजिन करो कि फ्रीक्वेंसी को वेरी हाई कर दिया, वेरी हाई। बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई कर दी है, बहुत ज्यादा कर दी है, तो इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी ले लेते हैं। लेके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या ले ली? इंफिनिटी ले ली। तो बेटा इससे ओमेगा भी क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया, क्योंकि ओमेगा होता ही 2π/ν है, होता ही 2π/ν है। तो ओमेगा भी क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ कि जो XC था ना, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, वो है 1/ωc। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, सही बात है। तो ओमेगा को आप इंफिनिटी पुट कर दो अगर, तो 1/∞ क्या होगा? 1/∞ क्या होगा सर? 1/∞ 0। यस, तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 हो गई है। मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर 0 हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि करंट तो खुला हो गया, बिल्कुल करंट तो खुला दौड़ेगा। अरे रिएक्टेंस ही मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं है। आप रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस समझो, आप रिएक्टेंस को रेजिस्टेंस वाली फील से समझो। अगर रिएक्टेंस ही नहीं है यानी कैपेसिटर ने कोई ऑपोजिशन ऑफर ही नहीं करी, तो फिर करंट कैसा निकलेगा? फुल स्पीड पे करंट निकलेगा। यानी अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 हो गई भाई, तो करंट जो होगा एसी सर्किट में, करंट जो एसी सर्किट प्रोवाइड कर रहा है वो निकलेगा इनफाइनाइट, यानी वेरी हाई करंट, है ना, वेरी हाई करंट फ्री फ्लो करेगा।
समझ पा रहे हो? वेरी हाई करंट क्या करेगा? फ्री फ्लो करेगा। क्लियर बात? अब ऐसी बात करते यहां पर सुनिएगा ध्यान से, फिर आपको कॉन्ट्रास्टिकली बताऊंगा कि हाई पास कौन सा है, लो पास कौन सा। इन्हीं में से एक हाई पास एक लो पास निकलेगा। अभी देखना आप, सबर रखो, अभी देखना आप क्या होता है। ठीक है, फिर से बात करते हैं एक बार। इसमें एसी की आपने फ्रीक्वेंसी वेरी हाई कर दी, बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। यार बहुत बढ़ा दी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ा दी का मतलब होता है इंफिनिटी कर दी। बहुत बढ़ा दी का मतलब होता है इंफिनिटी कर दी। तो यार ओमेगा भी आपने इनफाइनाइट कर दिया, फिर तो ओमेगा भी इंफिनिटी कर दिया। सही बात है, ठीक है। तो मैं अगर एक्सेल निकालूंगा ना, उसमें एक्सी ढूंढा था, इसमें एक्सेल होगा, क्योंकि एल कनेक्टेड है, ये इंडक्टर कनेक्टेड है ना। यहां कैपेसिटर कनेक्टेड था। बात तो समझ में आती है आपको, शेप तो समझ में आती है आपको, ठीक है ना। तो ये ओमेगा एल है। और बेटा ओमेगा अगर इंफिनिटी हो गया, ओमेगा अगर इंफिनिटी हो गया तो भाई ये पूरा इंफिनिटी हो गया, और एक्सेल इनफाइनाइट हो गया तो करंट तो जीरो हो जाएगा। मतलब करंट ब्लॉक हो गया है। करंट ब्लॉक हो गया है कब? जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जब एसी सर्किट की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो ये इंडक्टर ना करंट को रोकने लगता है, करंट को जीरो कर देता है, करंट को ब्लॉक करने लगता है। समझ गए? आपके सामने है, मतलब ऐसा आया निकल के, मैथमेटिकली आया। मैंने नहीं बोला कि ये ऐसा करेगा वो वैसा करेगा, लेकिन ऐसा होता है। देखो ये आपके सामने है, ये आपके सामने। एसी सर्किट में ऐसा होता है। एसी सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी आपने बहुत हाई कर दी, ये कहता है खुला निकल भाई, कोई टेंशन नहीं है, खुला छूट जा, अब तू छूट के निकल एकदम। तो करंट खूब हाई निकलता है ना। तो इसको हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर नथिंग बट एक कैपेसिटिव सर्किट ही होता है। एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट को ही हाई पास बोलते हैं। और ये लो पास हो गया, ये लो पास हो गया क्योंकि करंट तो इसने पास होने नहीं दिया ना, करंट तो इसने पास होने नहीं दिया करंट तो इसने जीरो कर दिया। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ना आप, ये करंट को गला दबोचता जाएगा, ये करंट का गला दबोचता जाएगा। एसी करंट को जीने नहीं देगा, एक दिन उसको मार देगा। RIP एसी करंट। ठीक है, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी तब। समझ गए? और इसको बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, मैं आपको RDX देता हूं, एक RDX देता हूं। कभी भी आपसे पूछे कि लो पास फिल्टर कौन होता है, तो L को L से कंपेयर कर लेना, बात खत्म। कितना आसान था देखो कितना आसान था। L फॉर लो, L फॉर L इंडक्टर। एक इंडक्टिव सर्किट ही हमेशा लो पास होता है। ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो। मतलब मैंने बचपन में ऐसे याद रखा था इसको, ठीक है ना, क्योंकि MCQ आते हैं 1 मार्क के। नीट में, जेई में, CUET में एक CET होता था हमारे टाइम पर, AIEEE होता था हमारे टाइम पर, है ना। तो उस समय क्या आता था? MCQ आते, तो ऐसी चीजें हम लोग याद रखते थे, मस्त लगता, अच्छा लगता था याद रखना, है ना, कि लो पास है, लो पास है जी, एल 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 एल। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और करनी है मुझे आपसे, एक बात और करनी है। वो बात है डीसी की। डीसी के साथ कैसा व्यवहार होता है वो सुनो। अब एसी के साथ समझ गए ना कैसा व्यवहार होता है, एसी के साथ आपको समझ में आना कैसा व्यवहार होता है। डीसी के साथ कैसा व्यवहार होता है वो भी सुनो। डीसी के साथ कैसा व्यवहार होता है वो भी सुनिए। देखो डीसी जो होता है उसमें तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, उलट पलट चलता है क्या? वो नहीं, वो तो एक ही तरफ चलता है। हाँ या ना बोल बेटा, वो तो एक ही तरफ चलता है। तो डीसी का मतलब ही होता है कि फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी ही जीरो है। क्या समझ गए बेटा? फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ओमेगा ही जीरो है। बहुत बढ़िया। ओमेगा जीरो है तो एक्सेल नहीं, यहां पे एक्सी देख रहे हैं, एक्सी का क्या हल होगा बताओगे? एक्सी क्या होता है सर? 1/ω_L। बहुत बढ़िया, नीचे जीरो हो गया बेटा। 1/0 क्या होता है सर? इंफिनिटी होता है। ओ माई गॉड, एक्सी इनफाइनाइट हो गया, यानी करंट रुक जाएगा। तो डीसी करंट पास नहीं होने देता कौन? कैपेसिटर। वैसे भी कैसे होने देगा? आपको पता है डीसी करंट वैसे भी तभी चलता है जब पूरा सर्किट मिला हुआ हो, जब पूरा सर्किट जुड़ा हुआ हो। ये पूरा सर्किट कहां है? ये तो बीच में हवा है, ये तो बीच में हवा ही है। तो वैसे भी डीसी करंट को पास नहीं होने देगा ये। समझ गए ना? तो डीसी जीरो रहता है, डीसी जीरो रहता है एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, और एसी इनफाइनाइट रहता है। लेकिन कब? जब फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हो तब। याद रखिएगा ये बात। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां भी डीसी का हाल देख लें कैसा है, यहां भी डीसी का हाल देखते हैं कैसा है। अगर डायरेक्ट करंट दिया जाए तो भाई, एसी दिया तो फिर तो ब्लॉक हो गया। एसी दिया और हाई फ्रीक्वेंसी रखी तो वो तो बेचारा ब्लॉक हो गया। हां, कम फ्रीक्वेंसी रखते तो आता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एसी इसमें कभी चलता ही नहीं, मैं यहां पर स्पेशल केस बोल रहा हूं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का। तो ये मत समझ लेना कि एसी सर्किट ब्लॉक्स एसी करंट, मतलब इंडक्टिव सर्किट ब्लॉक्स एसी। ऐसा नहीं, इंडक्टिव सर्किट एसी ब्लॉक नहीं करता। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव सर्किट एसी ब्लॉक करता है।
बात समझना, ठीक है। डीसी की बात कर लेते हैं एक बार। बेटा डीसी का मतलब ही होता है कि फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, क्योंकि करंट कभी पलटता ही नहीं है। डीसी करंट तो पलटता ही नहीं है, तो पलटने का काम किसका है? एसी का। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? एसी की। ये करंट की अल्टा पल्टी कितनी जल्दी हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी है ये। तो डीसी में तो करंट कभी पलटता ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो ओमेगा जीरो तो एक्सएल जो कि ओमेगा एल होता है वो भी जीरो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ओमेगा ही जीरो हो गया। हां ओमेगा ही जीरो, ओमेगा जीरो होने से एक्सएल ही जीरो, और एक्सएल ही जीरो तो करंट निकलता है फिर इनफाइनाइट वैल्यू का, तो माने खूब करंट निकालता है, ये खूब करंट पास करेगा। समझ गए ना? तो एक डीसी सर्किट अगर चल रहा है, एक डीसी करंट अगर चल रहा है तो फिर करंट इनफाइनाइट है। इसका मतलब आप चाहे तो इसको हटा के एक तार लगा दो, यहां खत्म। मैंने आपको एक बात बताई थी ना, पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि भाई ये एल का महत्व तभी तक है जब तक करंट चेंज हो, और डीसी में तो करंट चेंज हो ही नहीं रहा, करंट तो सेम ही है। करंट सेम ही है तो भाई आप बेशक तार जोड़ दो, पैसे मत लगाओ, पैसे वेस्ट है। इंडक्टर खरीद के लाए हो, जोड़ा और डीसी पे जोड़ दिया, वाह तालियां हो जाए तेरी, ओ बल्ले हो तेरे, शावा हो तेरे। क्यों जोड़ दिया लाके इसको, क्यों मेहनत करी एक सोलेनॉइड खरीद के लाने की, तार ही लगा देता सीधी, पगला कहीं का, लल्लू लाल है तभी तेरा नाम। एक तो इंडक्टर लाया, उस पे एसी ना लगा के डीसी लगा दिया। डीसी नहीं लगाने का, डीसी लगाने का तो करंट देखो कितना ज्यादा इनफाइनाइट निकल रहा है, जैसे किसी तार में निकलता। सोचो ना अगर यहां पे तार होती तो करंट कैसा निकलता, खुला निकलता, एकदम छूट के निकलता, तो छूट के निकल रहा है देखो। समझ गए ना? तो एक इंडक्टिव सर्किट, समझ लीजिएगा, एक इंडक्टिव सर्किट डीसी पर ऐसा बिहेव करता है जैसे तार हो भाई। एक सिंपल तार जोड़ रखी है, इंडक्टर इंडक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए ना? इंडक्टर की औकात तभी है जब तू करंट चेंज कर पाए, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है ना। उसकी तो ईएमएफ ही एल डी आई बाई डी टी है ना, डी आई बाई डी टी होगा तभी तो ईएमएफ आएगी उसकी, नहीं तो वो उसकी फिर कोई औकात नहीं है। नहीं तो इससे अच्छा तू इतना पैसा खर्ची मत, इंडक्टर खरीद के ला ही मत, बिरजू भैया को बोल तार दे दो भैया, सोलेनॉइड रखो अपने पास, क्योंकि मेरे पास तो डीसी करंट ही है जी चलाने को, एसी करंट तो मेरे पास है ही नहीं। समझ गए ना? तो एसी करंट के साथ तो सही है, एसी करंट के साथ मामला ठीक है, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली बात हो रहा है, लेकिन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो सही है, ठीक है ना? तो आपको बात समझ में आ गई, एसी डीसी के साथ दोनों का कैसा कैसा बिहेवियर रहता है, ये आपको पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर, अब कोई बच्चा बोलता सर पैरेलल एलसीआर भी आता है क्या? नहीं आता। आपके सिलेबस में, आपके क्या नीट और जेई के सिलेबस में भी यही है, सीरीज एलसीआर सर्किट ही है। ठीक है, तो सुनिएगा कैसे डील करनी है आपको सीरीज एलसीआर सर्किट के साथ। ठीक, सुन लो, अब देख लो। सीरीज में आपने एल जोड़ा सबसे पहले, है ना, एल, फिर आपने सी जोड़ा सी, फिर आपने आर जोड़ा आर। ठीक, और एक एसी सोर्स के साथ तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया सीरीज में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जानते हो ना, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये L है, हां सर, ये C है, हां सर, ये R है, हां सर। तो एक बात बता, इसकी जो वोल्टेज होगी जितनी भी जाए, पीक पीक से पीक जितनी भी जाए, क्या वो सीरीज में डिवाइड नहीं होती? क्या सीरीज एक पोटेंशियल डिवाइडर नहीं है? हां या ना बोल दे, हां या ना बोल। सीरीज एक पोटेंशियल डिवाइडर है कि नहीं है? सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। मैं शुरू से बुलवाता हूं, तुम्हारे मुंह से निकलवाता हूं, बार बार जानबूझ के निकलवाता हूं। सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो यस, ये जो V है, ये नेट V जो है, वो तीनों पर अपना अपना वोल्टेज डिवाइड करेगा, करेगा ही करेगा। सीरीज इज द पोटेंशियल डिवाइडर, तो पोटेंशियल तो डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल जो डिवाइड हुआ वो हुआ VL, यहां जो डिवाइड हुआ वो हुआ VC, और यहां जो डिवाइड हुआ वो हुआ VR। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। यही V है जो तीनों में क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मुझे V लिखना हो, माने V नेट निकालना हो मुझे, मान ले, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? सही है ऐसे लिखना, VL प्लस VC प्लस VR, क्या ऐसे लिख दूं इसको? क्या आपको ठीक लग रहा है ऐसे लिखना? है ना? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ, क्या ऐसे लिखना आपको ठीक लग रहा है? हां सर ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, मतलब इसके अंदर ये तो बढ़िया ही लग रहा है सर, अच्छा ही लग रहा है। नहीं, गलत है, नहीं लिख सकते आप ऐसे। हम यहां पे फेजर डायग्राम्स का यूज करेंगे, तब निकालेंगे नेट वोल्टेज कितनी है, क्योंकि भैया यहां पर खेल अलग है, ये सीधी सीधी फिक्स वैल्यूज नहीं है,
यहां पर एसी सर्किट चल रहा है, ओमेगा टी पे डिपेंडेंसी है, तो यहां पर वोल्टेज कभी कुछ और होगी, अगले ही सेकंड यहां 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 कुछ और, यहां कुछ और। तो भाई ऐसे डील नहीं हो सकता कि सीधा सीधा ऐड कर दिया जी आ जाएगी, नहीं आएगी, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कभी तो वो पीक मारेगी, कभी वो जीरो भी जाएगी। तो सोचो 0 0 0 और फिर ये जीरो आ गया, तो जीरो वोल्टेज है क्या? ये क्या बात हुई? ऐसा तो नहीं है ना। तो कभी किसी का पीक ऊपर जाता है, कभी किसी का पीक नीचे जाता है, कोई ऊपर वाले फेज में है, कोई नीचे वाले फेज में है, कोई जीरो फेज में, मतलब कोई जीरो हो गया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। वी विल यूज फेजर डायग्राम, वी विल यूज फेजर्स, हम फेजर डायग्राम्स को यूज करेंगे भाई, फेजर्स को यूज, हम इन्हें वेक्टर मानेंगे जी। आज से ये सब हमारे लिए वेक्टर हैं। तो वेक्टर को सीधा सीधा ऐड नहीं करते होते भाई, वेक्टर को सीधा सीधा ऐड नहीं करते होते, ऐसे थोड़ी ना ऐड हो जाते हैं वेक्टर। आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है उनकी, वो कितने फेज के एंगल पर खड़े हैं। कोई ओमेगा टी खड़ा है, कोई ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 खड़ा है, कोई ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 खड़ा। ये थोड़ी ना आपको पता है कौन कैसे खड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आई ना? तो इसलिए ऐसे डील आप नहीं कर सकते, आपको वेक्टर मान के डील, माने वेक्टर नहीं फेजर मान के डील बोलना चाहिए, करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ूं। अब सुनियो ध्यान से। हम जब इसका फेजर बनाएंगे, डायग्राम, फेजर डायग्राम जो बनेगा वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हम जब इसका फेजर बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर अपने को 3 वेक्टरों की जरूरत होगी, 3 वेक्टर, ठीक है ना। एक होगा रेजिस्टर के लिए, जिसको हम बोलेंगे VR, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे VR, ओके। अच्छा, आपको यह बात पता होगी कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री शिफ्ट होती है, ऐसे ही इंडक्टर की वोल्टेज भी 90 डिग्री शिफ्ट होगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसको मैं 0 पे नहीं बनाता है ना, इसको मैं कुछ ओमेगा पे बना लेता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको मैं कुछ ओमेगा टी पे बना लेता हूं, ठीक है ना, ये कुछ ओमेगा टी पे आ गया, ठीक है, ये कुछ ओमेगा टी पे आ गया, नाम है इसका VR। ये रेजिस्टर वाली वोल्टेज बनाई मैंने, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टर वाली वोल्टेज है, एक सेकंड रुकना, हां जी, जो रेजिस्टर वाली वोल्टेज है, मान लेते हैं कि हमने इसको ले लिया ऐसे कि भाई रेजिस्टर वाली जो वोल्टेज है VR जो है, ठीक है ना, वो तो ऐसी है V0 साइन ओमेगा टी। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वो सेम फेज में रहती है ना। यहां की जो वोल्टेज होगी वो तो यही वाली होगी, सेम फेज में रहती है वो, ठीक है ना। लेकिन कैपेसिटर वाली, इंडक्टर वाली का क्या होगा? तो कैपेसिटर वाली शिफ्ट होगी 90 डिग्री से कम पे, और इंडक्टर वाली ज्यादा पे होगी। यानी अगर मैं कैपेसिटर वाली वोल्टेज लिखूं तो वो आएगी V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि लैग करती है। और इंडक्टर वाली V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कुछ पाई बाय 2 से लीड लैग चलेगा, इनका चलेगा ना। और कौन किस में लीड करता है, ये मैंने बात आपको पहले बताई दी थी। कहां गई वो बात? कहां गई वो बात? देखो इंडक्टर में, देखो ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ? V लीड्स बाय पाई बाय 2। क्या मैंने यहां पे लीडिंग ही दिखाई है? चेक कर लो आप, क्या मैंने यहां पे इंडक्टर के लिए लीडिंग ही दिखाई है? देखो ओमेगा टी में पाई बाय 2 जोड़ा है, देख लो, आपके सामने जोड़ा है भाई, देख लो, ऐड करके पाई बाय 2, यानी लीड कर रहा है। ये लीडिंग है, ये लीडिंग कर रहा है, ये लैगिंग कर रहा है, ये लैग कर रहा है। दिखाऊं कैपेसिटर, दिखाऊं? कहां गया भाई कैपेसिटर कहां गया? ये देख यहां पे आई लीड कर रहा है V को, माने करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज अपने आप ही क्या कर गई? पाई बाय 2 से लैग कर गई। वोल्टेज अपने आप ही यहां क्या कर रही है? पाई बाय 2 से लैग कर रही है, हां कि ना? तो इसलिए मैंने जब कंपेयर किया तीनों को कंपेयर किया मैंने, तो मैंने ये पाया कि इसमें कोई लीड लैग नहीं है, ये करंट के साथ सेम फेज में है, सेम फेज, ठीक है ना, विद करंट, विद आई के साथ सेम फेज में है। ये लैग कर रही है और ये लीड कर रही है। क्या ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, मैं करंट भी बना के दिखा दूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं करंट भी दिखा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। हां सर देखो ये लीड लैग कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा। मैं काम करता हूं, मैं करंट भी दिखाता हूं आपको। देखो करंट ऐसा होगा बेटा, करंट ऐसा होगा, करंट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब मुझे कंपेयर करके बता, अब मुझे दोनों में कंपेयर करके बता, क्या कोई लीड लैग दिख रहा है? अरे बोल दे, क्या कोई लीड लैग दिख रहा है? नहीं। रेजिस्टर में सेम फेज है,
कोई लीड लैग नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर, इन दोनों को कंपेयर कर, यहां ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्या लैग दिख रहा है आपको पाई बाय 2 का? यस, देखो लैग लिखा भी हुआ मैंने, तो दिखेगा। और करंट के साथ लीड दिख रही है आपको यहां पे, हां सर लीड दिख रही है। अब इसे फेजर में कैसे दिखाएंगे? यही तो खेल सीखना है, यही तो खेल आपको सीखना है कि फेजर में कैसे दिखाएगा लल्ला। आजा सुन कैसे दिखाएंगे। देख, मान ले ये तेरा वी आर है ना, ये तेरा वी आर है और ये तेरा आई होगा, है ना। मैंने आई भी दिखा दिया, खुश रहे, मैंने आई भी दिखा दिया। ये रहा आई, ये रहा आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट रहा, ठीक है ना। ये वी आर है, सेम फेज में है। आई नॉट और वी आर, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, देखो सेम फेज में आएंगे, सेम फेज में। देखो ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, सेम फेज में, बिल्कुल सही है, सेम फेज में, तो ओमेगा टी आगे हैं। बहुत बढ़िया। अब वीएल दिखाता हूं पहले, वीएल लीड दिखाता हूं पहले। तो ओमेगा टी में पाई बाय 2 की लीड है, ओमेगा 2 में पाई बाय 2 की लीड कहां दिखेगी? ओमेगा 2 में पाई बाय 2 की लीड दिखेगी यहां 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्या कहते हो, हां की ना? क्या कहते हो बेटा, हां की ना? यहां से 90 डिग्री पे लीड दिखेगी, पाई बाय 2 पे लीड दिखेगी। कौन दिखेगा यहां पे? किसकी बात हो रही है, किसमें लीड दिख रही है? सर ये वीएल की लीड है, वीएल की लीड है। ये गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, वीएल की लीड है, सही है, सही है। और इसी से लैग दिखाओ। अब इसी से लैग दिखाना आपको, यानी ये ओमेगा टी पहुंच चुका है, ओमेगा टी पहुंच चुका है, इसी से लैग दिखाओगे तो नीचे दिखाओगे, इसी से लैग दिखाएगा मेरे लल्ला तो नीचे दिखाएगा ऐसे माइनस पाई बाय 2। हां की ना? कहां है ये रहा, देख, ये रहा। किस रंग से? रंग 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 दे, रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे। कौन से रंग से? ये इसे दिखाते चलो। कौन है ये? कौन है ये? ऑरेंज ऑरेंज कौन है ये है वीसी, ये है वीसी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या खेल चल रहा है? हैं? तीनों फेजर समझ में आए? ये वी आर, ये वीएल, ये वीसी। अब मुझे एक बात बता, नेट वोल्टेज निकालने के लिए इन तीनों वेक्टरों को, अब मैं वेक्टर ही बोलूंगा, मैं फेजर नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना कि क्या बात हो रही है, ठीक है। इन तीनों वेक्टरों का मुझे वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, हां कि ना बोलो? बात तो सही है सर। और वेक्टर सम निकालने के लिए मैं इतना समझता हूं कि वीएल और वीसी जो कि दोनों ऑल्टरनेट फेज में हैं, ऑल्टरनेट फेज है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। देखो ना, ये 90 ऊपर है 90 नीचे है, यानी ओवरऑल ये एंगल कितना है? ये एंगल 180 डिग्री होगा, है ना, ये 180 डिग्री होगा। और जब भी दो वेक्टर एकदम अपोजिट होते हैं तो वो माइनस हो सकते हैं सीधा सीधा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो यार। अगर दो वेक्टर एकदम 180 डिग्री पर होते हैं तो वो सीधे सीधे क्या हो सकते हैं? माइनस। सीधे सीधे क्या हो सकते हैं? माइनस। तो इनको माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो बड़ा किसको माने? आप जिसको मर्जी बड़ा मान लो भाई। किसी केस में हो सकता है वीसी बड़ा हो, किसी केस में हो सकता है वीएल बड़ा हो। अब ये तो परमात्मा जाने कब देख रहे हो आप, कब किसकी बात हो रही है। तो फिलहाल के लिए मैं एक नोटेशन मानने के लिए वीएल को बड़ा मान लेता हूं और वीसी को छोटा मान लेता हूं। मैं सपोज कर रहा हूं ये सिर्फ डिराइव करने के लिए। कल को हो सकता है वीसी बड़ा हो जाए तो फिर मेरी गर्दन मत पकड़ना, तब तो मैं वीसी माइनस वीएल लिखना पड़ेगा। और अभी मैं वीएल माइनस वीसी लिख रहा हूं, तो मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए मैं सपोज कर रहा हूं कि वीएल वीसी से बड़ा है, ठीक है। अब वीएल वीसी से अगर बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटू कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको। अब अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा तो लगना चाहिए, मतलब लगवा लो तुम। नहीं अच्छा लग रहा तो ये रहा वीसी, ये रहा वीसी, ठीक है। अच्छा, अब जब दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी वीएल में से वीसी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? वीएल में से वीसी, सुन, वीएल में से वीसी जब माइनस हो जाएगा तो क्या दिखेगा आपको? सर वीएल में से वीसी माइनस हो जाएगा अगर, है ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूं, इसकी कॉपी बनाई, ध्यान से देखना। इसकी कॉपी बनाई और इसको पूरा 180 डिग्री घुमाया, घूम गया, अरे वाह क्या घुमा है ना। और यहां जाके चिपक जाएगा, ये इधर जाके चिपक जाएगा, है ना। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कुछ और रंग कर देता हूं। क्या रंग करूं, क्या रंग करूं, क्या रंग करूं, क्या रंग करूं? लाल कर दूं? नहीं, रहने दो, कई रंग हो जाएंगे नहीं तो, है ना। हां, ये है भाई आपका वीएल माइनस वीसी। दिस इज वीएल माइनस वीसी। दिस इज क्यों ये वीएल माइनस वीसी क्यों है? अब ये इनका वजूद खत्म, इस वीएल का और इस वीसी का वजूद खत्म, क्योंकि अब इनका
नेट रह गया ना खाली। अब हमारे पास सिर्फ वीएल माइनस वीसी रह गया और ये वीआर रह गया। तुम्हें कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? रुक जा रुक जा, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करता हूं समझाने की। यहां तक सब ओके है? यहां तक सब बढ़िया? ठीक है बेटा, वीएल बड़ा है वीसी छोटा है, बात तो आपकी सही है। तो वीएल में से वीसी, क्योंकि मुझे नेट वेक्टर का सम निकालना है भाई, मुझे वी नेट चाहिए, मुझे नेट वोल्टेज चाहिए कितनी है। तो वीआर तो छेड़ ही नहीं सकता मैं, वीआर तो ऐसे है, ये रहा वीआर, वो तो ऐसा है, ठीक है ना। वीएल और वीसी आपस में सीधे सीधे कट रहे हैं, तो मैं क्यों ना काटूं। वीएल में से वीसी चला गया, तो जब वीएल में से वीसी चला जाएगा तो एक छोटा सा वेक्टर बच जाएगा ना, जिसका नाम वीएल माइनस वीसी होगा। क्या बात समझ रहे हो? क्या बात समझ रहे हो? मैं एक पेज और लेता हूं, एक पेज और लेता हूं और उससे आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हो क्या रहा है, क्योंकि ना इसके लिए वेक्टर की थोड़ी सी नॉलेज बेटा चाहिए, ठीक है। देख हो क्या रहा है, मैं समझाता हूं। अब क्लटर फ्री काम करता हूं, क्लटर फ्री मतलब कूड़ा कबाड़ा नहीं मचाऊंगा बेटा। ये वीआर है तेरा, ऐसा मान ले, ठीक है, ठीक है, ये तेरा वीआर है, इसको वीआर बोलो, सही है। ये वाला तेरा वीसी है जो उससे 90 नीचे है ना, π/2 नीचे है, -π/2 पे है ना ये, तो ये कौन है? ये वीसी है। और तेरा वीएल ऐसे ऊपर है, कुछ इसी प्रकार का सीन बन रहा है वहां पर, है ना, कुछ इसी टाइप का सीन बन रहा है वहां पर भी, है ना। बस उसमें ओमेगा टी थोड़े थोड़े खिसके हुए हैं सारे, ये ओमेगा टी आगे है, ये ओमेगा टी आ गया, ये ओमेगा टी आ गया, मतलब थोड़ा सा ऐसे खिसका सा हुआ है। लेकिन आप समझ जाओ बात को कि अभी मैंने खिसका हुआ ही माना है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्लीन कर दिया इसको, थोड़ा सा क्लीन कर दिया, ठीक है ना। तो वी आर सपोज करो ऐसे है, उससे 90 डिग्री ऊपर वीसी है, उससे 90 डिग्री वी एल है, सॉरी वो एल है, एल है, ये सी जैसा लिख रहा है ना, ये वी एल है, ठीक है, ये वी एल है। तो ऊपर इंडक्टर वाली वोल्टेज जो लीड कर रही है, नीचे कैपेसिटर वाली वोल्टेज जो लैग कर रही है, और आर जो है वो करंट के अलॉन्ग ही है। तो करंट हमने मान लो ऐसे मान लिया इस बार, ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाने के लिए, ठीक। अब इसे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ही ऐसे होगा बेटा कि वीएल वीसी दोनों कटेंगे, दोनों वेक्टोरियली माइनस होंगे और बड़ा जो है वो जीत जाएगा। तो कौन जीता? किसकी जीत हुई? वीएल की। तो वीएल में से वीसी चला गया और वीएल में से वीसी चल गया, तो ये कैसे दिखेंगे? वीएल में से वीसी चला जाएगा तो ये कैसे दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये वीसी है, घुमाओ घुमाओ और ऊपर जोड़ दो, बस खत्म खत्म, इसका वजूद खत्म हो गया, इसका वजूद खत्म हो गया। अब ये जो बचा हुआ है, ये यही है वीएल माइनस वीसी, यही है वीएल माइनस वीसी। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि बेटा ऐसा सपोज करो, मैं वैल्यू लेके समझाता हूं, चलो ऐसा सपोज करो कि वीएल जो था वो 5 था और वीसी जो था वो 2 था, तो कटेगा तो क्या आंसर आएगा ये बता? 5 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 3 ही तो आएगा ना। तो 3 कहां दिखाऊंगा? 3 ऊपर ही तो दिखाऊंगा, यही तो जीतेगा ना, यही तो दिखाऊंगा ना 3। तो ये 3 है, वो दिस ये वही 3 है, 5 - 2 ही लिखा हुआ है ये। अब समझ में आया? ठीक है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं। ऊपर 5 है, नीचे 2 है, कटेगा तो ऊपर की तरफ ही जिंदा बचेगा। ऊपर की तरफ क्या जिंदा बचेगा? 5 - 2 जिंदा बचेगा, और वो क्या है? वो 3 है। तो वीएल माइनस वीसी जिंदा बचा, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है? वीएल, वीसी और वीआर हमारे सॉल्व हो गए हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देख, वी नेट इज इक्वल टू, और वेक्टर सम कैसे लेते हैं थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। ये लेते हैं इस तरीके से, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है। जितने भी वेक्टर होंगे ना वो सब ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब यही दोनों रह गए हैं, बस एक वीएल रह गया और एक वीसी, मतलब एक वीएल माइनस वीसी रह गया और एक वीआर रह गया। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर नेट रिजल्टेंट निकालेंगे हम। तो वेक्टर रिजल्टेंट जो इनका आएगा वो ऐसे आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। और रिजल्टेंट कैसे निकल के आएगा? ये रहा रिजल्टेंट। सो दिस विल बी वी नेट। यही है वो वी नेट जिसकी राह तक रहे हैं हम लोग तब से, जिसकी राह देखी जा रही है, यही वो वी नेट है, समझे ना। जो वीआर और वीएल माइनस वीसी का नेट निकल करके आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा मैं एक बार लिख देता हूं कि वी नेट जो आएगा बेटा वो आएगा अंडर द रूट, कौन कौन बचा? वीआर बचा, तो वीआर का स्क्वायर प्लस, और कौन बचा सर? ये वाला वेक्टर बचा। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। करेक्ट बात है। यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो? वी नेट निकाल सकते हो, खत्म। बहुत आसान, बहुत इजी, ठीक है। यहां से वोल्टेज आ सकती है। अच्छा, वोल्टेज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसी की हेल्प से ना हम लोग रेजिस्टेंसेस को भी टैकल करेंगे। और आपको पता है कि वी आर रेजिस्टर की बात हो रही है तो यहां पे तो रेजिस्टेंस को लेंगे, वी एल में किसको लेंगे, रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, और वी सी में किसको लेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। और तब ये जो नेट वोल्टेज है ना, ये बन जाती है एक नई टर्म जिसको बोलते हैं इंपेडेंस। अभी समझाता हूं, वेट देख, ये वेक्टर सम समझ में आ गया, इसको डब्बा बंद कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं डब्बा बंद, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो वोल्टेज, है ना। और कल को अगर VL माइनस VC की जगह VC माइनस VL हुआ तो वो भी आप यहां पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। कल को हो सकता है कैपेसिटर वाली वोल्टेज बढ़ जाए और इंडक्टर वाली वोल्टेज कम हो जाए, तो नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ आएगा, जैसे ये VL माइनस VC ऊपर आया हुआ है, कल को हो सकता है VC माइनस VL नीचे आए, और तब फिर आपका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। तो ये तब जब सवाल आएंगे तब देखी जाएगी, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी आप बस इसी को ध्यान में रखो, बस इतना ध्यान रखना कि आज VL माइनस VC है, कल को कुत्ते का भी दिन आता है तो कल को VC का भी दिन आएगा, है ना भाई। तो VC माइनस VL भी कल को हो सकता है, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा सजग रहें, उस चीज के लिए आप थोड़ा अलर्ट रहें कि ये फॉर्मूला तब तब्दील हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक। बहुत बढ़िया। एक बात और सुनो, ये जो एंगल होता है बेटा, इसे बोलते हैं फेज, भाई फेज डिफरेंस या फेज एंगल, ठीक है ना। और ये जो फाई है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, ये भी आपको निकालना है, इसे आप ऐसे निकालोगे tan फाई करके, tan फाई, ठीक है। इसका tan फाई ये यहां पर है, देखो ओरिजिनल डायग्राम जो था वो ये था, है ना। तो इसका भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां आएगा VL माइनस VC इस जगह पर, दिस विल बी VL माइनस VC, है ना। और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं दिखा देता हूं, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये रहा रिजल्टेंट, ठीक। और ये वाला एंगल जो होगा ये फेज होगा, ये होगा फाई, ये होगा फाई, समझे ना। तो इस फाई को निकालने जा रहा हूं, ओरिजिनल डायग्राम यही है, बस मैंने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दिया कि भाई आप ये ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये ओमेगा टी वाला जो डिफरेंस है ना सबके बीच में, थोड़ा सा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल पर जोड़ दो। नहीं तो आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ता, ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ता, नहीं तो आपको, ठीक है ना, tan फाई निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना पड़ता, समझ रहे हो। थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता, थोड़ी तकलीफ होती है इसको देखने में ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सीधा करके समझा दूं। अभी के लिए ओमेगा टी आप भूल जाओ, यही हमारा फेज है, यानी फाई। और tan फाई को क्या लिखेंगे, tan फाई को लिखेंगे, ये है P बाय B, है ना। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ कितनी है सर, दिस इज VL माइनस VC, तो ये VL माइनस VC और डिवाइड बाय ये कितना है VR, है ना। P बाय B करते हैं ना, P बाय B, तो ये है VR, समझ गए। तो tan फाई को लिख सकते हो VL माइनस VC अपॉन में VR। बढ़िया, इसको भी कर लो डब्बा बंद, इसको भी कर लो डब्बा बंद, है ना। कल को फाई भी निकालना पड़ सकता है, फेज एंगल भी आपको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। बढ़िया। क्या मैं अपनी नेट वोल्टेज को अब ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, क्या मैं अपनी नेट वोल्टेज को अब ऐसे लिख सकता हूं, V नेट को V नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो ओमेगा टी था इसके पास भी, ये वाला वी नेट निकल के आया बेटा आपका, ये पर्पल कलर का जो आया ये आपका वी नेट है, ये वाला, ये ओमेगा टी तो आगे है ही है, ये फाई आगे भी है, ये ओमेगा टी तो आगे है ही है, ये फाई आगे, फेज एंगल आगे भी है, तो इसलिए आप यहां पर लिखोगे यस दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि ये थोड़ा इंडक्टिव साइड पे है ना, इसलिए प्लस में फाई आया है। अगर एक कैपेसिटिव साइड पर होता ना, तो समझ रहे हो नीचे की तरफ बनता रिजल्टेंट तब, जब ये VC बड़ा होता तो ये थोड़ा कैपेसिटिव डोमिनेटिंग होता, अब ये इंडक्टिव डोमिनेटिंग है। वैसे भी रेजिस्टेंस तो कोई डोमिनेशन पैदा कर नहीं सकती, यहां तो इंडक्टेंस पैदा करेगी, वो आपको दिख गया है दोनों की शक्ल से, VL ऊपर है VC नीचे है, तो यहां तो ये अपनी तरफ खींच के ले जाएगा सर्किट को, या ये अपनी तरफ खींच के ले जाएगा सर्किट को, समझ पा रहे हो ना बात को। यहां तो सर्किट कैपेसिटर की तरफ टिल्ट होगा, या फिर सर्किट इंडक्टर की तरफ टिल्ट होगा, ये वाला इंडक्टर की तरफ टिल्टेड सर्किट था, इसलिए लीड करती हुई वोल्टेज मिली अपने को। और करंट बेचारा अभी भी ऐसा ही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा वो तो, है ना, उससे लीड करती वोल्टेज मिली है ये, क्योंकि ये इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट है, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है, इसलिए यहां पर प्लस फाई आया है, आना भी चाहिए था।
जिस तरीके से हम लोग चले आना भी चाहिए था। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलों के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके आपको मैं मेन फॉर्मूला बताता हूं क्या है जो आपके काम आएगा। ठीक है, सुनते जाओ। देखो बेटा, जो वी नेट हमने निकाला है वो है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, जो कि वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखा, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा ही निकलता है। ठीक है ना, और फिर क्या है, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। इस रूट को यहां स्क्वायर बना दो तो ये बन जाएगा वी नेट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखियो, मैं वी नेट की जगह पर लिखूंगा आई, क्योंकि वी को आई आर लिख सकते हैं ना, तो यहां पर आई के साथ जो नेट रेजिस्टेंस पूरे एसी सर्किट की होती है ना, उसको इंपीडेंस बुलाते हैं बेटा, उसको Z से डिनोट करते हैं। अभी इसके बारे में बात करनी है मुझे, इसलिए घबराओ मत देख करके। वी नेट को हम आई जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी आर को लिख सकता हूं आई आर का स्क्वायर। ऐसी वीएल को क्या लिख सकता हूं, करंट इनटू, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है सर, एक्सएल होती है, एक्सएल। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, आई एक्सएल है ना, माइनस आई एक्स सी। वाह भाई वाह, सबको लिख लिया, हां सबको लिख लिया। क्या मैं सबका करंट का स्क्वायर उठा के एक तरफ कर दूं, क्या मैं सबका करंट का स्क्वायर उठा के एक तरफ कर दूं, कर दो सर, कर दो सर। यहां से आई स्क्वायर इंपीडेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और ब्रैकेट में रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना। और इससे ये आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, तो इंपीडेंस निकल के जो आया है वो ध्यान से देख, इंपीडेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उठा, रूट ले जा, इंपीडेंस का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये है भाई, ये है भाई इंपीडेंस, इसे बोलते हैं इंपीडेंस, इसे बुलाते हैं इंपीडेंस। स्पेलिंग देख लेना जरा, इंपीडेंस। वैसे मैं अलग से टॉपिक लेके आया था इसका, ये देखो, इसका मैं अलग से टॉपिक लेके आया था, लेकिन मुझे अब लगता है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं, है ना, जल्दी जल्दी में मैंने, है ना, फ्लो में मैंने निकलवा दिया है ये। ठीक है, तो ये वी नेट से ही आया है बेटा, इसका यहां पे रूट का स्क्वायर कर दिया, आई आर के फॉर्म में लिख दिया, इसको सबको सॉल्व करके इसको जेड बोल दिया। अब ये इंपीडेंस है कौन, ये जो इंपीडेंस निकल के ये है कौन, ये क्या कह रही है, कौन है ये, तो आप मुझे बताओ ये कौन थी, ये कौन थी, एक्सएल कौन थी, कौन थी एक्सएल, एक्सी कौन थी, एक्सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन था, इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन था, ये रेजिस्टेंस कौन था। अरे यार सर, रेजिस्टर जुड़ा था, उसकी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की, हां सही बात है। एक्सी कौन है सर, वो कैपेसिटर जुड़ा था, ओमेगा, ओमेगा भी साथ में चलता है उसके, हां तो 1/ω_c है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये कौन है सर, ये ओमेगा एल है, एक्सएल। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग है कि रेजिस्टर कितना रोकेगा, रेजिस्टर की रुकावट। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या था सर, ये था इंडक्टर की रुकावट, क्या बात है। ये क्या था, ये था सर कैपेसिटर की रुकावट। तो फिर ये कौन है, अबे सबकी रुकावट, पूरे एसी सर्किट की रुकावट इंपीडेंस कहलाती है। समझ गए ना, डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन सुन लो। इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस इज द टोटल ऑपोजिशन, समझ गए ना बात को, टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, NAC सोर्स। बात खत्म, बात खत्म। डिनोट किससे करते हैं, तो सर Z से करते हैं। मैं बीच में ऐसे लगाता हूं एक लकीर और, है ना, मेरा मन करता है ऐसे एक लकीर और लगाने का तो मैं लगाता हूं, ठीक है ना। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन मेरा मन करता है ऐसे लिखने का, तो मैं तो ऐसे ही लिखता है, ठीक है। तो इंपीडेंस, ठीक है। अच्छा SI यूनिट बता, SI यूनिट बता। सर SI यूनिट तो ओम ही होगी, है तो ये भी ऑपोजिशन ही यार, टोटल ऑपोजिशन है तो ओम में ही लिखेंगे ना, हाँ तो ओम में ही है, ओमेगा, ये सिंबल भी ओमेगा ही कहलाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ठीक है। खैर छोड़ो ये बातें, ठीक है। तो SI यूनिट क्या है इसकी, ओम है, ठीक, बढ़िया। अच्छा तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बना, आर स्क्वायर प्लस, देखियो ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बड़ा हुआ तो वो पहले लिखा जाएगा, एक्सी बाद में, बड़ा माइनस छोटा करना है मतलब, और एक्सी बड़ा हुआ तो वो पहले लिखा जाएगा एक्सएल। वो डिपेंड करता है सर्किट किस तरफ को टिल्टेड है, सर्किट किस तरफ का बायस्ड है।
सर्किट अगर कैपेसिटर की तरफ बायस्ड होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल होगा, कैपेसिटर की तरफ ना होकर के इंडक्टर की तरफ बायस्ड हुआ तो एक्सएल माइनस एक्सी, जैसे लिखा हुआ वैसे होगा। तो आपको थोड़ा सा सजग रहना है, अलर्ट रहना है ऐसे फॉर्मूले को लेकर के, आगे पीछे भी मामला हो सकता है। खैर, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह लिखेंगे बेटा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। बिल्कुल वेक्टर की तरह निकाला गया भाई, बिल्कुल फेजर की तरह बोलना चाहिए, फेजर की तरह निकाला गया है। बढ़िया। और तू tan फाइ इसकी हेल्प से भी लिख सकता है। देख, तूने tan फाइ पहले कैसे लिखा था, तूने tan फाइ पहले कैसे लिखा था, VL माइनस VC बाय VR ना। अब तू VL की जगह IXL IXC IR पुट करके सारे I काट डाल, सारे I कट जाएंगे तो tan फाइ क्या आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन में R। तो ये भी फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ये भी फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो tan फाइ इज इक्वल टू क्या लिखूं, XL माइनस XC अपॉन में R। समझ गया, समझ गया, ठीक है। अच्छा, जब तू tan लिख रहा है ना तो मेरे कहने पर एक चीज और लिख, अभी नोट्स में नोट करियो, आज समझ में नहीं आएगा लेकिन कल जरूर समझ में आएगा कि क्यों मैंने लिखवाया था। तो एक cos फाइ भी लिख, मेरे कहने पे cos फाइ भी निकाल cos फाइ भी निकाल। आजा ट्रायंगल पे चलते हैं, ट्रायंगल पे चलते हैं। जैसे ये tan फाइ लिखा था ऐसे ही cos फाइ भी मेरे कहने पे निकाल। आज समझ में नहीं आएगा क्यों निकलवा रहा हूं, लेकिन कल समझ में जरूर आएगा, है ना। ले बेटा, पकड़ ट्रायंगल को, पकड़ ट्रायंगल, cos फाइ निकाल। सर cos फाइ क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। cos फाइ इज व्हाट, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बता बेटा बेस कौन है, सर बेस है VR, और हाइपोटेनस कौन है, सर वो है V नेट। शाबाश शाबाश छोरे शाबाश, यानी VR बाय V नेट। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही है बढ़िया। VR बाय V नेट, है ना, VR बाय V नेट, टोटल V, ठीक है, cos फाइ। अच्छा, अब इसी को अपन अगर X वालों की टर्म्स में लिखें तो, रेजिस्टेंस वालों की टर्म्स में लिखे तो आपको पता है VR को IR लिखोगे, इसे IZ लिखोगे। IZ इंपीडेंस नेट है ना, और नेट वोल्टेज है ना, तो इंपीडेंस ही की तो बात आएगी ना, यहां पर I से I कट जाएगा, R बाय Z हो जाएगा। तो cos फाइ इज R बाय Z, cos फाइ इज R। ओए ओए ओए, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है, R बाय Z, ठीक है, cos फाइ इज R बाय Z। क्यों निकलवाया है आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा, लिख लेना इसको नोट्स के अंदर, ठीक है बेटा। ये जो जितनी कहानी मैंने अभी तक आपको समझाई है, इसमें भर भर के मैथ्स का यूज हो रहा है, भर भर के वेक्टर का यूज हो रहा है। तो घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देखने का, हो सकता है लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़े, हो सकता है कोई ऐसा पार्ट भी हो जो आपको 3 बार देखना पड़े, हो सकता है ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वीडियो भी हो जो कि आपको रिपीट करना पड़े कम से कम 4 बार भी। तो इससे कोई घबराना नहीं, इससे कोई आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं अगर 11th थोड़ी सी कमजोर थी, क्योंकि इसमें 11th की बहुत सारी चीजें यूज हो रही है और नई चीजें भी यूज हो रही है और मिक्स होकर यूज हो रही है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिपीट पे देखना पड़े रिपीट पे देखो, और रिपीट पे लिखना ज्यादा जरूरी है देखने से, यह मैं आपको बता दूं, ठीक है। रिपीट पे देखने से ज्यादा रिपीट पे लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जितनी बार भी देखें उतनी बार लिखें भी। रफ में लिखो, पन्ना भरो, 1 पन्ना 2 पन्ना, इससे ऊपर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 पन्ने में ये 3 बार आप लिख जाओगे या 4 बार आप लिख जाओगे, है ना। इतना तो है भी नहीं लिखने का, समझने का ज्यादा है, लिखने का कम है। ये डायग्राम का ही तो खेल है सारा, और इस डायग्राम को वैसे ही मैंने बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए, ऐसा बना दिया मैंने, समझने के लिए ऐसा बना दिया। एक्चुअल डायग्राम तो यही था, असली डायग्राम तो असली भूत तो यही है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बस वो छोटी सी गुड़िया बना दी है, ठीक है ना, वो जो भूत वाली गुड़िया होती है जिसको पिन मारते हैं तो हाथ कट जाता है, वो वाली ये छोटी सी गुड़िया बना दी मैंने आपके लिए। असली भूत तो वही है, ठीक है, तो घबराने का नहीं, ठीक है। और इसको किस तरीके से चेंज किया गया इंपीडेंस में, ये भी एक बार आपको अपने हाथ से लिख के देखना पड़ेगा, पूरी बात आपको तब समझ में आएगी। अभी के लिए हजम करो इसको, पानी वानी पियो, पानी वानी पियो भाई, है ना। थोड़ी चीजें खतरनाक है, क्या करें, अब चैप्टर ही कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या ऑफर करिए, उसी की चर्चा चल रही है, ठीक है ना, उसी की चर्चा चल रही है।
बढ़िया, आगे बढ़ूं, चलिए अगली बात आती है पावर की। अगली बात आती है पावर की। पावर कितनी कंज्यूम होती है एक सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सुनिएगा। एक सीरीज एल सी आर सर्किट है जिसको जोड़ा गया एसी सोर्स से, एल सी आर जिसको जोड़ा गया एसी सोर्स से। तो अब आपको पता है कि जो वीनेट निकालेगा वो कुछ ऐसी होगी, है ना, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, इसलिए आपको पता है ये जो वीनेट निकालेगा अब वो कुछ ऐसी होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में कुछ फाई होगा, पता नहीं वो फाई कितना है, डिपेंड करेगा, है ना, वो खेल खेल पे डिपेंड करेगा कि खेल कैसा है। ये रहा वैसे वो फाई, है ना, ये रहा वैसे वो फाई, ये वाला फाई, है ना, ये वाला फाई। और मैंने वोल्टेज को वैसे भी ऐसा लिख दिया था आपके सामने, कहां गई, ये देखो लिख दिया था कि ओमेगा टी में कुछ फाई ज्यादा है। डायग्राम भी देख सकते हो आप, डायग्राम भी देख सकते हो कि जो वी नेट है वो ओमेगा टी तो आगे है ही है, वो कुछ फाई आगे भी है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, वोल्टेज का फेजर निकाला है, ठीक है ना। तो कहानी तो इसी प्रकार से चलेगी कि वी नेट जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इसी प्रकार से जो आई नेट होगा, यानी जो नेट करंट होगा, वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। वो तो वैसा ही है, करंट तो वैसा ही है ना। करंट में वोल्टेज का कुछ भारीपन है ना, करंट में वोल्टेज का कुछ क्या है, भारीपन है, ठीक है ना। अच्छा, कल को ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात को समझना, कल को ऐसा भी हो सकता है कि करंट का भारीपन हो भाई, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो घबराना नहीं। कल को अगर किसी किताब में बेटा यहां पर ओमेगा टी प्लस फाई दिख जाए और यहां पर आपको सिर्फ ओमेगा टी दिखे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा दिखेगा ही आपको, तो घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीरीज एलसीआर सर्किट है। करंट भी कभी लीड कर सकता है, वोल्टेज भी कभी लीड कर सकती है, और वो भी 90 डिग्री से, कोई जरूरी नहीं कि लीड करे, वो कुछ फाई एंगल से भी लीड कर सकती है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। अब बारी है पावर निकालने की, तो शुरू करें पावर निकालें, ठीक है। इसको पहले तो नेट लिखना बंद करता हूं, मैं इसको सिर्फ वी और आई लिखता हूं, ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो कि बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। अच्छा, पावर होती है भाई वी आई, गलत बात तो नहीं कर रहा, नहीं, ठीक है। तो पावर को हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, P को V की जगह पर पुट करते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और I की जगह पर लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, सही है। तो वी नॉट आई नॉट इकट्ठे कर लो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एकदम सही लिखा है, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया सबको, चेक कर लो, थोड़ा सा आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब आपको एक बात पता होगी कि साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये कहती है, और बायो वाले तंग ना हो, उन्हें रटना ही पड़ेगा, और मैथ वाले तो इसको तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्लास 11th की, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं लिख भी रहा हूं आप लोगों के लिए, साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आया याद, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आ रहा है। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी और ये खुलेगी, ठीक है ना, इसे खोलेंगे हम, करें शुरू, आ जाओ। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है सर, ये तो साइन ओमेगा टी, इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, हम इसे खोलेंगे, साइन ए प्लस बी ये है, इसे खोलेंगे, आओ खोलते हैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही लगाना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, एकदम बढ़िया है मामला, हाँ सर कोई टेंशन नहीं, है ना। बेटा बायो वाले रोए ना, क्योंकि मैथ वालों ने इसको रटाई है, मैथ वालों को भी पता नहीं कि प्रूफ कैसे होती है। आप टेंशन ना ले, आप बस एक कदम पीछे ही हो मैथ वालों से, ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन ना ले, बायो वाले भी रटेंगे ही इसको, जैसे मैथ वालों ने कभी पिछले साल इसको रटा था। तो 11th क्लास की स्टार्टिंग में आता है साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। वैसे इसको बेसिक मैथ में भी करवाते हैं फिजिक्स वाले लोग। साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर दे, आजा। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस और नो, साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और रह गया कॉस फाई, बहुत बढ़िया, प्लस साइन ओमेगा टी यहां जाने दो अंदर जान दो इसको, है ना, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, एकदम मस्त, हाँ सर बढ़िया। एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, यहां पे मेरे कहने पे
मेरे कहने पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे। एक स्टेप और लिखता हूं, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे कैसे लिखे रहने दो, कॉस फाई ऐसा कैसे लिखे रहने दो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। एकदम मस्त, ध्यान से देखियो। ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। एक और आइडेंटिटी लगती है साइन 2 थीटा की, एक और आइडेंटिटी लगती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, मैथ वालों को अगेन पहले रटवा दिया जाता है, बायो वाले अब रट लो, क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तब रटी थी अब आज रट लो, कोई फर्क नहीं है, वो भी रटते ही है इसको। ठीक है, तो ये क्या लिखा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में 2 भी है, बहुत बढ़िया, रहने दो कोई दिक्कत नहीं। P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ये पूरा ऊपर वाला न्यूमरेटर बन गया साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डिवाइड बाय 2। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि बेटा अपने को पावर एवरेज वाली निकालनी है, एवरेज पावर, तो मुझे अंदर जितने भी ओमेगा टी है ना, उन सब ओमेगा टीओ के एवरेज वैल्यूज चाहिए। और मैंने एवरेज वैल्यूज कल ही की क्लास में आपको फर्स्ट पेज पे लिखवा दी थी, क्योंकि कई बार यूज होती है वो, बार बार यूज होती है वो। ठीक है ना, तो अपने को चाहिए भाई पी एवरेज, और पी एवरेज के लिए हम लोग वी नॉट आई नॉट से तो लड़ ही रहे हैं, वो तो बेचारे कांस्टेंट बैठे हैं। ठीक है ना, बाकी सबकी भी एवरेज वैल्यू अपने को चाहिए होगी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, अच्छा कॉस फाई की एवरेज वैल्यू कैसे ही आएगी, क्योंकि वो तो एक फिक्स नंबर होगा, तो टी वालों का ही एवरेज निकल रहा होगा बेसिकली, है ना, प्लस साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, फिर साइन फाई के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, डिवाइड में 2 है। ठीक है, फटाफट से बता दो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, पन्ना पलटो जल्दी, पन्ना पलटो जल्दी से। पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट है आई नॉट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, हाफ कॉस फाई बगल में पड़ा हुआ है, प्लस साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। सब जीरो हो गया, सब जीरो हो गया सर, सब खत्म हो गया सर, हाँ जी सब खत्म हो गया बिल्कुल। साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ही पूरा फुल साइकिल के लिए वो 0 ही होता है। तो फुल साइकिल के लिए जो एवरेज पावर निकल के आ रही है बेटा, वो क्या आ रही है, जरा चेक कर। इस 2 को रूट टू कर दूं, हाँ सर कर दो। तो वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस फाई, कहा था कॉस फाई को जिंदा रख तेरे काम आएगा। अभी आ गया, अभी काम आ गया, ये देख, ये रहा कॉस फाई, ये रहा कॉस फाई, मैंने कहा था जिंदा रख तेरे काम आएगा, R/Z जिंदा रख तेरे काम आएगा, आ गया, अभी आ गया, अभी काम आ गया भाई, बाद में क्या काम आएगा, ये अभी काम आ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ बेटा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस फाई, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस फाई। अब सुन ध्यान से, वी नॉट बाय √2 होता है बेटा VRMS, हां सर, आई नॉट बाय √2 होता है सर IRMS, हां सर, कॉस फाई। ओ भाई साहब तेरी पावर जो है ना वो निकल के आ गई है, VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। किसी भी सीरीज LCR सर्किट के लिए चलेगी, किसी भी सीरीज LCR सर्किट के लिए लागू है, किसी भी सीरीज LCR सर्किट के लिए लागू है। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताता हूं, ये जो तेरी पावर है बेटा, ये जो तेरी पावर है ना, इसे बोलते हैं ट्रू पावर, सच्ची ताकत। और वैसे भी एवरेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, पी एवरेज को ट्रू पावर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ट्रू पावर। इस VRMS IRMS को सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो इसे बुलाते हैं एपरेंट पावर। न्यूमेरिकलों में यूज होती है सब टर्म्स, न्यूमेरिकलों में ये सब टर्म्स यूज होती हैं, एपरेंट पावर। और ये जो कॉस फाई लिखा हुआ ना, कॉस फाई, इस अकेले को पता क्या बुलाते हैं, इसे बुलाते हैं पावर फैक्टर, इसे बुलाते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इस अकेले कॉस फाई का नाम पता है क्या है, पावर फैक्टर है। इस अकेले कॉस फाई का नाम क्या है, पावर फैक्टर है। और आपको समझ में आ गया है, जो पावर फैक्टर है वो जो कॉस फाई R/Z है, ये असल में एक पावर फैक्टर निकलवाया था मैंने आपसे। ठीक है, ये पावर फैक्टर था बेटा,
तो जहां भी नोट किया है ना आपने इसको, वहां पे लिख लेना, वहां पे लिख लेना कि पावर फैक्टर है, ठीक है, R बाय Z। पावर फैक्टर क्या है? R बाय Z, ठीक है, पावर फैक्टर क्या है? R बाय Z। क्लियर बात? क्लियर बात? एक बार मैथमेटिक्स देख लो, हजम कर लो, एक बार मैथमेटिक्स देखो, हजम कर लो जल्दी से, जल्दी से। फिर मैं आपको रहस्यमय बात बताता हूं, एक और रहस्यमय बात करते हैं आपसे, है ना। पहले इसको देख करके एक बार फील ले लो कि मैथ्स कैसे कैसे लगाइए। हर एक स्टेप मैंने अलग अलग लिखा है जानबूझ के। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि इतने सारे स्टेप कोई मैथ वाला भी लिखेगा। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, तो कुछ एक स्टेप आप इसमें से खा भी सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि ये 10 स्टेप लिखा तो 10 के 10 आपको लिखने हैं, नहीं, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर, पेपर चेकर आपसे नहीं बोलता कि भाई सारे स्टेप लिख के दिखा। सारे स्टेप लिखेगा तो अच्छा ही लगेगा, बल्कि अगर तू सारे स्टेप लिखता है तो एक अच्छी क्लैरिटी मिलती है, खुद को मिलती है, खुद को संतुष्टि मिलती है, एक सामने चक्कर को भी थोड़ा मजा मिलता है कि भाई हाँ ठीक है यार, हर एक स्टेप लिखा हुआ उसने। लेकिन ठीक है, आपकी मैथ्स की स्पीड पर डिपेंड करता है, आपके मैथ्स के इंटेलेक्ट पर डिपेंड करता है, आपकी मैथमेटिक्स कितनी क्या बोलते हैं उसको, गुणी है, गुणवत्ता कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है आपकी मैथ्स की, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात है, ठीक है ना, कि आप कोई एक आधा स्टेप इसमें से खा भी सकते हो। ठीक, बढ़िया। अब सुनो, ये जो बेटा आपने पावर फैक्टर की बात सुनी है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, ये जो cos फाइ है ना, cos फाइ, सोचना जरा कि अगर इस फाइ की वैल्यू अपन 0 डिग्री पुट कर दें, ठीक है, अगर इस cos फाइ की वैल्यू हम 0 डिग्री पुट कर दें, और कल को मान लो इस फाइ की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पुट कर दें, तो ये कहां की बातें हो रही होंगी? ये कहां की बातें हो रही होंगी? कभी cos फाइ अगर 0 हो जाए, कोई सीरीज LCR सर्किट है, इमेजिन करियो कोई सीरीज LCR सर्किट है जिसमें L भी है, R भी है, C भी है, तीनों जुड़े हुए हैं, और भाई फाइ निकल के 0 आ जाए, तो एक बात बता, फाइ होता क्या है? सर ये तो R बाय Z होता है, मतलब cos फाइ है ना, cos फाइ। एक बार 0 पुट करते हैं, R बाय Z है ना, ये R बाय Z होता है, एक बार 0 पुट करते हैं, cos 0 डिग्री R बाय Z। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 R बाय Z, मतलब Z R के बराबर आ गया। आप समझते हो इसका मीनिंग क्या है? आप समझते हो कि इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होने का मतलब क्या है? ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ये जो तुम सीरीज LCR सोचे बैठे थे ना कि उसमें L भी है, उसमें C भी है, किसी काम के नहीं है। दोनों ऐसे मोड़ पे आके खड़े होंगे कि वो दोनों किसी काम के नहीं होंगे। दोनों काट पीट रहे होंगे और काट के मर गए हैं दोनों। इमेजिन करना इस बात को कि Z सिर्फ R ही क्यों आ रहा है? कहां गया XL, कहां गया XC? मर गए क्या? हां मर गए, काट मार के दोनों 0 हो गए, तभी Z जो है वो R के बराबर आया। इस स्टेज को पता क्या बोलते हैं? या तो ये स्टेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, आपकी कोई फिरकी ले रहा था ये कह के कि ये सीरीज LCR सर्किट है बेटा, नहीं था, लेकिन वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था। क्या बोलेंगे? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था। या फिर एक कंडीशन और बनी है, और उस कंडीशन को पता क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। हो सकता है कि रेजोनेंस हो रही हो, तो ये चेक करना पड़ता है, ये चेक करना रहेगा, वो अलग तरीके हैं उसको चेक करने के। लेकिन हां, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो या रेजोनेंस हो तो Z R के ही बराबर आएगा। और इधर आ एक बार जरा, इधर फाइ 90, यानी सर cos फाइ R बाय Z होता है? हां बिल्कुल होता है। और ये cos 90 हो गया, cos 90 वैसे ही 0 होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, cos 90 0 है ना, तो R बाय Z, और Z चला गया, मर गया, यहां पे जाके R आ गया 0, यानी रेजिस्टेंस नहीं है। सीरीज LCR सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर कौन होगा? सीरीज LCR सर्किट में, ये सीरीज LCR की तो बात चल रही है ना, सीरीज LCR सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर कौन होगा भाई? कैपेसिटेंस हो सकती है, इंडक्टेंस हो सकती है, शायद दोनों भी हो सकते हैं, शायद दोनों एक दूसरे को मार काट के मर भी सकते हैं, अब पता नहीं क्या है, लेकिन भाई रेजिस्टिव सर्किट तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो आएगी 0। समझ गए ना? तो मुझे बताओ ऐसे में एवरेज पावर क्या होगी? अगर मैं यहीं पर एवरेज पावर भी कैलकुलेट करने बैठूं, क्या है एवरेज पावर का फॉर्मूला? VRMS IRMS cos फाइ, और भाई cos फाइ 0 है ना, cos फाइ 90 और cos फाइ 0। अगर cos फाइ 0 है तो एवरेज पावर 0 है। ओ भाई, एवरेज पावर 0 कहां होती है?
या तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो पता नहीं दोनों में से कौन सा है, या तो ये प्योरली कैपेसिटिव है, हां या ना बोल बेटा, है ना, या फिर ये प्योरली रेजिस्टिव नहीं इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव है। आया कि नहीं आया समझ में? ये बात समझ आपको याद है कि नहीं? अरे यार शुरू में मैंने यार आपको रिवाइज करवाया यार, कैसे लोग हो तुम, कैसे लोग हो। रेजिस्टिव होगा तो Vrms IRms होगा, ठीक। एवरेज पावर 0 है कैपेसिटर में, एवरेज पावर 0 है इंडक्टर में। बोला नहीं था एवरेज पावर ही तो निकाली है, अभी एवरेज पावर ही तो निकाली है बेटा जी। ये क्या निकाला मैंने, और कहां गया बे? ये क्या निकाला, एवरेज पावर ही तो निकाली है। Vrms IRms cos फाइ 0 है क्योंकि cos 90 हो गया, इसलिए 0 है। तो प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव है, ये समझ गए ना। और इस केस में अगर एवरेज पावर निकालूं तो देखियो जरा, पी एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, वो होता है Vrms IRms cos फाइ, और cos फाइ की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है। cos फाइ इज 1, यानी भाई पी एवरेज क्या आ गया, Vrms IRms, यही आ गया क्योंकि cos फाइ तो 1 है। क्या ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है क्या? अरे है यार, पावर तो यही कह रही है, कि ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। ये देख सबसे शुरू में बताया था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, Vrms IRms ही आएगा, कोई कॉस वॉस का चक्कर नहीं है। बढ़िया, होपफुली बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है ना। अच्छा चलते हैं हम लोग रेजोनेंस को स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा है ना, रेजोनेंस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक ये टॉपिक भी है यार, चैप्टर तो लंबा है। वॉटलेस करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब ये वॉटलेस क्या होता है समझाता हूं, सब्र रखना। 1 मिनट, एक घुट पानी की जरूरत है, एक घुट पानी की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। देखो भाई, वॉटलेस करंट क्या होता है, और ऐसे ही एक करंट होता है उसको वॉटफुल भी बोलते हैं, वॉटलेस वॉटफुल, ठीक है ना। सुनना एक बार जरा, सुनाता हूं, समझाता हूं। देखो वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटफुल करंट क्या होता है। देखो आपको यह बात तो पता है कि जो V है वो V0 साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, है ना। और करंट को मान लो इस बार मैंने लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो ये कोई सीरीज एलसीआर सर्किट होगा जरूर, है ना, जो कि ये थोड़ा सा फेज का चेंज है, यहां पे करंट लीड कर रहा है इस बार, या लैग भी कर सकता है, फाइ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो तो, कि फाइ की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। खैर दोनों में कुछ ना कुछ है, दोनों में कुछ ना कुछ लीडिंग लैगिंग का मामला चल रहा है, यानी सीरीज एलसीआर सर्किट की ही बात ये चल रही है। तो V भी कुछ है, I भी कुछ है, लेकिन फाइ का फेज है, 90 डिग्री का फेज नहीं है, फाइ का फेज है, ऐसा लिखा हुआ। बाकी फाइ की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो सवाल बनाने वाला जाने, हमें इतना पता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट में V ऐसे और I ऐसे लिखा जाता है। बढ़िया, अब मेरी बात को सुनना, मैंने फेजर बनाया, ध्यान से देखियो बेटा, मैंने फेजर बनाया और ये बनाया V का फेजर, क्योंकि मैंने V को सिर्फ ओमेगा टी दिया है, उसको मैंने कोई फाइ दिया ही नहीं है। बढ़िया, इससे फाइ ऊपर करंट बनेगा, क्योंकि करंट लीड में है। करंट इस बार बोल रहा है भाई मैं लीड में हूं, मैं कहा ले भाई, तू लीड में है तो ले, तू लीड में है तो पकड़, फिर पकड़ा दिया मैंने इसको, मैं कहा ले पकड़ा आई, ठीक है। अब एक बात बताओ, करंट का क्योंकि अब ये वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं बेटा, फेजर भी एक वेक्टर ही तो है, मौसेरा भाई है ना, तो ये वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं, बात तो सही है। तो आई का एक कंपोनेंट जो V के अलोंग बनेगा वो होगा I cos फाइ। हाँ या ना बोल बेटा, बात तो सही है। और एक कंपोनेंट बनेगा, है ना, एक कंपोनेंट बनेगा ऐसा, समझते हो ना भाई, कंपोनेंट बनेंगे ना, एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा I cos फाइ, एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा I sin फाइ, ठीक है। एक बात बताओ, अगर पावर बनानी है, वाटलेस की बात हो रही है ना, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। वाट किसकी यूनिट होती है बेटा, पावर की, है ना, पावर की। तो एक बात बताओ, अगर पावर बनानी है तो करंट का जो हिस्सा वोल्टेज के अलोंग लेटा हुआ है वही पावर बनाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आती है? करंट का वो हिस्सा जो वोल्टेज के अलोंग लेटा हुआ है वही पावर बनाएगा भाई, यस और नो। क्योंकि पावर क्या होती है? वी आई कॉस फाई। देख आई कॉस फाई, देख आई कॉस फाई किसके अलोंग है? वोल्टेज के अलोंग है। समझे बात को? तो आई कॉस फाई को बोलते हैं वॉटफुल करंट। वैसे ऐसी कोई टर्म आपको मिलेगी नहीं, ये मेरी खुद की बनाई हुई टर्म है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी खुद की बनाई हुई टर्म है वॉटफुल। वॉटफुल जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। पर एक बात बताओ, आई का वो टुकड़ा जो वोल्टेज की तरफ आया उसने तो पावर बनाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। तो उसने तो बनाया, तो उसको बोलेंगे वॉटफुल है जी, ये मतलब पावरफुल करंट है ये करंट पावर बना सकता है। लेकिन करंट का वो टुकड़ा जो 90 डिग्री पे खड़ा है, विच इज आई साइन फाई, क्या ये कभी पावर में कंट्रीब्यूट कर पाएगा? क्या पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई? नहीं, वी आई साइन फाई जैसा कोई पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो हम इस करंट को, करंट के इस भाग को, इस टुकड़े को बोलते हैं वॉटलेस करंट। समझे बात को? बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस खत्म, इतना ही था ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब जो पावर में संभाग ना दे पाए, अपना हिस्सा ना दे पाए, अपना योगदान ना दे पाए, उस प्रतियोगिता में भाग ना ले पाए, उसे बोलते हैं वॉटलेस करंट। समझ गए? और जो करंट का टुकड़ा वोल्टेज के अलोंग जाएगा वही पावर में भाग लेगा, वही पावर को बनाएगा, वही पावर को बढ़ाएगा, वही नर्चर करेगा पावर को। तो उसको वॉटफुल मैंने बुलाया है। वॉटफुल जैसी कोई टर्म कहीं पे भी नहीं है, बस इसको वॉटलेस बोला तो इसको वॉटफुल बोल दिया मैंने। वैसे एनसीईआरटी वॉटलेस पूछती है क्या होता है, तो वॉटलेस मतलब जो वोल्टेज के 90 डिग्री पे हो, जो करंट का टुकड़ा, जो करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के 90 डिग्री पे हो, जो पावर में कोई कंट्रीब्यूट ना कर पाए, उसे वॉटलेस करंट बोलते हैं। और ये वॉटफुल करंट, इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप समझ गए मेरी बनाई टर्म है ये, ठीक है। तो वॉटलेस करंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द करंट, बस यही थ्योरी का टॉपिक है छोटा सा ये, ठीक है। इट इज द करंट विच डू नॉट contribute in power of an AC circuit, ठीक है। इट इज द करंट विच डू नॉट कंट्रीब्यूट इन पावर ऑफ एन एसी सर्किट, ठीक है ना। और आप ये लिख सकते हो कि ये वाला जो करंट होता है आई साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर होता है वोल्टेज के, इसलिए पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता। पावर इसके केस की जीरो होगी, इसके हिस्से की पावर जीरो होगी, ठीक है ना। इसी के हिस्से की पावर होगी जो भी होगी, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपको हजम हुआ ये टॉपिक, क्योंकि आसान टॉपिक है, ठीक है ना। ये पावर डिसिपेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, पावर को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता, कॉस वाला ही करेगा बस, ठीक है ना, कॉस वाला ही करेगा। चलिए एक रेजोनेंस वाली बात शुरू कर लेते हैं बस, है ना। पूरी नहीं हो पाएगी ये बात पक्की है, क्योंकि कुछ थ्योरी भी है इसके साथ, और बहुत प्यारी थ्योरी है, बहुत प्यारी थ्योरी एसोसिएटेड है इसके साथ, तो इसलिए शुरू करते हैं। सिर्फ शुरू करके छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। देखो रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस एक कंडीशन का नाम है। और इस कंडीशन में क्या होता है पता है? एक सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर ना एल और सी बराबर डोमिनेट करते हैं, दोनों की ताकत बराबर हो जाती है। और जब दोनों की ताकत बराबर हो जाती है ना तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही जिंदा बचती है, दोनों कट जाते हैं। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, रेजोनेंस का मीनिंग होता है इन एन LCR circuit XL and XC are equal, जिसकी वजह से VL और VC becomes equal। समझ गए ना? ये कंडीशन है बेटा रेजोनेंस की। और देखो मैंने आज दो जगह पर आपको रेजोनेंस बोला था, है ना। मैं दिखा देता हूं कहां कहां बोला था मैंने रेजोनेंस। एक तो मैंने बोला था दो जगह पे बात करी थी ना रेजोनेंस की। अच्छा एक तो यहां करी थी, ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसी थी। एक तो कॉस फाई यहां पर करी थी, यहां पर करी थी रेजोनेंस की बात। मैंने कहा था जेड आर के बराबर हो जाएगा। अभी देखना होगा, अभी देखना रेजोनेंस में ऐसा होगा जेड आर के ही बराबर होगा, है ना। दूसरी बात मैंने यहां बोली थी आपको, कहां गया बे, यहां पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यहां भी देखो यही हो रहा है, एक्सी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू एक ऐसे पॉइंट पर क्या हो रही, इक्वल हो रही। देख रहे हो, एक्सएल एक्सी इस पॉइंट पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी,
इस पॉइंट पर, इस फ्रीक्वेंसी पर दोनों क्या हो चलते हैं, इक्वल हो चलते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा बता करके बंद कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना इतना सुन लो आप कि क्या कंडीशन रहती है। एक्सल एक्सिस सेम रहते हैं, एक्सल एक्सिस सेम रहेंगे अगर बेटा, यानी एक्सल एक्सी इक्वल हो गए, तो आपको पता एक्सल होता है ओमेगा एल, एक्सल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ω/c। बात तो सही है सर। बेटा ओमेगा को ऊपर भेज दे, एल को नीचे ले आ, तो ओमेगा बन गया 1/LC। क्या बात है सर, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू एलसी। तो यहां से ओमेगा निकल के क्या आ गया, ओमेगा निकल के आ गया 1/√LC। ये होती है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट से लिखा जाता है इसको, प्यार से, बहुत प्यार से लिखते हैं ओमेगा नॉट से। और आपको पता है कोई भी ओमेगा लिखा जा सकता है, कोई भी ओमेगा लिखा जा सकता है। देखियो 1/√LC है ना, कोई भी ओमेगा लिखा जा सकता है 2π न्यू से, तो 2π न्यू नॉट लिख सकता हूं, 2π न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ये 2π भी चला गया नीचे, तो यहां से आ गई निकल के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, 1/2π√LC, 1/2π√LC। इसे बुलाते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप बस ये मैथमेटिक्स नोट कर लेना, इसकी फील कल दिलवाऊंगा, इसकी फील आज नहीं आएगी, इसकी फील आने में समय लगेगा, कल दिलवाऊंगा। ये मैथमेटिक्स जरूर नोट कर लेना, ठीक है ना। इंपीडेंस देख लो एक बार, इंपीडेंस देख लो भाई। इंपीडेंस क्या होती है सर, ये होती है R² प्लस XL माइनस XC, है ना, का स्क्वायर। यस और नो, यस और नो। आपको पता है यहां पे XL और XC इक्वल हो चुके हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, दोनों इक्वल हो गए क्या? हाँ इक्वल हो गए, तो मार देंगे, जीरो हो जाएंगे दोनों। बात तो सही है, बात तो सही है। तो इंपीडेंस क्या आ जाएगी, R² प्लस XL की जगह पर भी XC पुट कर दो, तो XC माइनस XC का स्क्वायर हो गया 0, और Z निकल के आ गया √R²। ही स्क्वायर और रूट कट गए, Z बन गया खुद में R, Z बन जाता है खुद में R। बोला था ना, बोला था ना, कंडीशन है ये रेजोनेंस की, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। देख ले, देख ले, यहां पर ये बात करी भी थी मैंने, यहां पर देख ये बात करी भी थी। मैंने कहा था या तो ये प्योरली रेजिस्टिव है या फिर रेजोनेंस हो रखी है। ठीक है, तो रेजोनेंस का मीनिंग यही होता है कि दोनों ने एक दूसरे को मार काट दिया है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को मार काट दिया। किस किस ने किस किस को मार दिया, एक्सेल ने एक्सी को मार दिया। फेजर सोचेगा इसका, फेजर सोचेगा तो बड़ा प्यारा सा फेजर बनता है। देख देख, ये तेरा आर है, ये तेरा एक्सेल और ये तेरा एक्सी, दोनों बराबर, दोनों बराबर। यहां एक्सी आता है, यहां एक्सेल आता है, यहां आर आता है ना, है ना। दोनों ने मार डाला एक दूसरे को, खत्म, कट गए। तो बचा कौन, केवल और केवल आर, केवल और केवल आर। और वोल्टेज भी जो होगी वो भी वी आर ही होगी। यानी यहां पर जो वी नेट होती है ना, वी नेट, वो वी आर के ही बराबर होती है। तो बहुत इजी चीज है ये। ऐसे रेजोनेंस को थोड़ा फील करवाने में समय लगता है, लेकिन मैथ्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है ये, मैथ्स के हिसाब से बहुत इजी इजी चीजें है। ठीक है ना, तो बस ये सब नोट कर लेना, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। होमवर्क है भाई, होमवर्क है भाई। चीजें टफ है, और मैं मानता हूं कि सच में चीजें टफ है, और ये उसके लिए ज्यादा टफ है जिसने 11th क्लास के अंदर लास्ट के 2 चैप्टरों को सीरियसली नहीं लिया, उसके लिए चीजें ज्यादा टफ होंगी। ठीक है ना, तो प्लीज इसको आप टफ मान करके ही तो सही, लेकिन इसको लिख करके देखें। ठीक है, तो बेटा जितनी भी चीजें चैप्टर के अंदर देखो, यही एक ऐसा चैप्टर है जो परेशान करता है। इसके बाद भी आएगा वो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा परेशान करता है, वो भी ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा। ये ज्यादा करता है, ये ज्यादा करता है। सच में इस पूरी 12वीं के अंदर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रे ऑप्टिक्स नहीं है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई और चैप्टर नहीं है, यही है। तो लिख के प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस करना, है ना। मैं भी आपका दुख दर्द समझता हूं यार, लेकिन मैं क्या करूं, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूं। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। इससे ऊपर ही पढ़ता है कोई नीट वाला, इससे ऊपर ही पढ़ता है कोई जेई वाला, इससे नीचे ही पढ़ता है कोई सीयूटी वाला, ठीक है, एनडीए वाला। तो आप टेंशन ना लें, आप जो पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इस लायक आपको होना पड़ेगा। अपने आप को खुद में ठानो, अपनी एक जिद पकड़ो कि भाई नहीं, मुझे इस लायक तो बनना ही है। कम से कम जेई नहीं सोचता ना सोच, नीट नहीं सोचता ना सोच, इस लेवल का तो बनना ही है कि भाई मुझे यह समझ में आया कि यह लिखा क्या हुआ, ये ओमेगा है क्या,
ये फ्रीक्वेंसी है क्या, ये इक्वल हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये फेजर ऐसा है तो क्यों है। बस आपको ये क्यों के जवाब जानने हैं, और वो मैंने हमेशा दिए हैं आपको, वो मैंने हर पग पग पर, कदम कदम पर आपको दिए हैं, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि बच्चे को कहां पर कहां दिक्कत आ सकती है, तो वो चीज मैं पहले ही बताता चलूं। तो लेक्चर को दोबारा सुने, तिबारा सुने, कुछ भाग लेक्चर का हो सकता है आपको 4 बार भी सुनना पड़े, और लिख करके भी हो सकता है आपको 4 बार देखना पड़े। मैंने लिखा है, लिख कर प्रैक्टिस 4 बार करना, 1 बार फेयर में 3 बार रफ में, 1 बार फेयर में 3 बार रफ में। फिर मुझे बताना कि समझ में नहीं आया तो, फिर मुझे बताना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। पक्का आएगा, पक्का आएगा। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आता जाएगा। और बस खाना पूर्ति के लिए मत लिखना। खाना पूर्ति समझते हो ना, फॉर्मेलिटी के लिए, कि सर ने काम दिया था तो ये काम करना है, नहीं, ये सोच के नहीं, मेरे को हर लाइन समझ में आनी चाहिए जो मैंने अपने हाथ से लिखी है, ऐसा सोच के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी डीपीपी की टेंशन अभी ना लो यार, क्योंकि मैंने सवाल मैंने क्लास में नहीं करवाए हैं, तो आपसे कैसे बनेंगे। तो आप डीपीपी की टेंशन अभी ना ले, बन जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले पुटिंग, वैल्यू पुटिंग वाले फॉर्मूले ही आते हैं इसके अंदर, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो डीपीपी के सवाल ट्राई करिएगा, बने बने ना बने, आंसू नहीं बहाने आपको, ठीक है। अभी थ्योरी पर फोकस कर, अभी फॉर्मूलों को डिराइव करवाने पर फोकस कर, अभी कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस कर कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है मुझसे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको और दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इतना कर लेते हो तो, ठीक है ना। नोट्स रिवीजन करके सोना बेटा, आखिरी साल है तो जान तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो बेटा, आसान होता तो हर कोई कर लेता ना, टफ है इसलिए तो साइंस कहलाती है ये, नहीं तो फिर कोई और भी क्लास ले सकते थे। आकांक्षा मिश्रा बेटा, मैं क्लास ऐसी ही लूंगा, आपको कहीं और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप जाकर के, ठीक है। मेरी क्लास लंबी ही रहती है, क्योंकि मैं पोछा मार टीचर नहीं हूं कि आया पोछा मारा और निकल गया। मैं इस तरह का टीचर हुई नहीं, जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ना, मैं पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हेडेक हो रहा है तो बेटा दवाई लेके पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप कहीं और भी पढ़ सकते हो, जहां आपको छोटे लेक्चर मिल जाए, है ना, 1 शॉट मिल जाए, 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म, तो वो पढ़ सकते हो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, तो डीमोटिवेट भी साथ साथ कर देता हूं बेटा मैं, है ना, मोटिवेटर हूं तो मैं डीमोटिवेटर भी हूं, ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। तो इसलिए जा सकते हो आकांक्षा मिश्रा बेटा, मैं नाम लेके देखो कभी नहीं बोलता, लेकिन आप बार बार एक ही चीज लिखोगे अगर, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको सही गाइडेंस तो दूंगा ना। तो मेरी तरफ से सही गाइडेंस ये है कि आप पढ़ना बंद कर दें, मेरे से ना पढ़ें, और बहुत सारे बैचेस हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पीडब्ल्यू एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर ही बहुत सारी चीजें डली हुई हैं, ठीक है ना, तो वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हो। मैं पोछा मार टीचर नहीं हूं, मैं शॉर्ट में चीजें करवा जाऊं, उड़ा के चीजें चला जाऊं, ऐसा मैं हूं नहीं। मेरे को जब तक संतुष्टि नहीं होती है मैं तब तक पढ़ाता रहता हूं, ठीक है ना। तो लेक्चर की ड्यूरेशन से ज्यादा लेक्चर की क्वालिटी पर फोकस करना, ठीक है। खैर ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, अभी बहुत छोटे हो आप ये चीज समझने के लिए, ठीक है। आपके भले के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।